बुद्धिस्ट भी जो लोग थे और जो पुराने समय में था बुद्धिज़्म, तो इसमें लिखा है कि बुद्धिस्ट और उसके बाद में और अलग-अलग धर्मों के लोग, है ना? उनमें किसी तरीके का जो सामाजिक विरोध करने की बात करते हैं, जिसको सोशल प्रोटेस्ट हम लोग बोलते हैं, मतलब मेरी हम लोग जैसे बात करते हैं कि वो उस तरीके की जो मूवमेंट करना चाहते थे, किसी भी तरीके के सामाजिक विरोध करने चाहते थे, उस ज़माने में जब वो बुद्धिस्ट का ज़माना था या उसके बाद और धीरे-धीरे अलग-अलग तरह के धर्मों का में काम करना शुरू हुआ, तो उस ज़माने में भी हम इसके बारे में सोशल एक्शन जो है उसमें के लिए उसमें काम करते थे। उसके बाद इन्होंने बोला कि जैसे हमारा जो 1857 की जो लड़ाई वाला समय था, उस समय में भी हमारे देश में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो थे वो अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती थी, लोगों के साथ, है ना? ज़मीनी दिक्कतें या उनके साथ रेवेन्यू लेने की दिक्कतें या जो गरीब किसानों से रिलेटेड कितने अलग-अलग तरह के जो इश्यूज़ आते थे, तो उनके लिए भी हम लोग ये मेथड को यूज़ करते थे। फिर इन्होंने लिखा कि जो कॉलोनियल इंडिया वाला जो समय था, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, जब पुराने अगर समय की हम बात करते हैं, तो मासेस मतलब बहुत लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो मास हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कि इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँ पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, है ना? या कास्ट सिस्टम में एक अलग तरह की जो हायरार्की होती है या बहुत अन्याय जो है वो लोगों के साथ किसी न किसी वजह से किया जाता है। तो जैसे हमने कल भी टर्म्स पढ़ी थी सोशल रिफॉर्म, है ना? तो सोशल रिफॉर्म और सोशल एक्शन जो है इन लोगों में इसमें जो है काम शुरू हुआ। फिर इसमें बोला कि जैसे आगे आप पेपर 2 में भी पढ़ेंगे कुछ बहुत सी चीज़ें हमारी हिस्ट्री जो है इंडिया की हिस्ट्री सारी हम लोग पेपर 2 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि ज्योतिबा फुले और पंडिता रमाबाई उन्होंने भी फ़ोकस डाला, बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है, उसको मजबूत किया जाए कि कोई भी जो हमारा मतलब सिस्टम है, पढ़ाई-लिखाई, किसी भी तरीके से जीने का सिस्टम है, उसको में हम अच्छे सुधार ला पाएँ और काम कर पाएँ उसमें। फिर इन्होंने बोला कि कुछ ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से जो था, वो प्रोटेस्ट होती थी, है ना? जिसमें जो इनिशिएटिव जो था, वो फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो समय था, उसमें गांधी जी, है ना? यहाँ पे लिखा कि गांधी जी ने इसमें जो ब्रिटिश वाला टाइम था, है ना? तो उस समय सामाजिक जो सुधार के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए जो है, हम गांधी जी ने बहुत अलग-अलग तरीके से जो है पॉलिटिकल जो इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी लेने के लिए जो है वो अलग-अलग तरह के स्ट्रैटेजीज़ बना कर के काम करने का कोशिश करी और उसका जो मेन था जैसे नॉन वायलेंस, है ना? कि बिना किसी तरीके की लड़ाई झगड़े के जो है वो उसमें काम करें, है ना? तो जो गांधी का यहाँ पे लिखा है कि जो ये एक अहिंसा नॉन जो है, ये अहिंसावादी जो वे मतलब ये नॉन वायलेंस वाला जो है उसमें न था कि किसी भी तरीके का अन्याय जो है ना? उसको किस तरीके से हम लोग उस उनकी इस अप्रोच से किस तरीके से हम एफर्ट डालें कि हम अपने देश में सुधार ला पाएँ। तो ये हम लोगों ने उसमें एक काइंड ऑफ सोशल एक्शन की जो है वो यूज़ किया। फिर यहाँ पे भी बात कर रहे हैं हम आगे बात करते हैं कि अ, अगेन मैरी रिचमंड की बात हो रही है कि मैरी रिचमंड ने भी जो थी वो भी एक प्रोफेशनल जैसे मैरी रिचमंड का नाम हमने हर अपनी क्लास में लिया है कि उन्होंने वो एक जो किताब लिखी थी सोशल डायग्नोसिस करके तो उसके बारे में भी हमने बात किया। तो मैं आप लोगों को यहाँ ये कहूँगी कि थोड़ा-सा आप गूगल सर्च में मैरी रिचमंड का नाम डाल कर के उनकी क्या हिस्ट्री थोड़ी-सी हम लोगों के लिए आती है, अलग से भी आप पढ़ सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी यूसेज करने की ज़रूरत पड़े, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे मैरी रिचमंड का भी लिखा कि वो भी
जैसे उन्होंने भी मतलब अपना जो सोशल वर्क के जो डिफरेंट मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी सोशल एक्शन को जो है इम्पोर्टेंस दिया कि ये भी हमारे लिए जानना समझना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ बात होती है कि जैसे 19वीं सेंचुरी थी, तो ब्रिटेन में भी जो थी वो सोशल मूवमेंट जो थी, उसके ज़रिए जो है हमने सोशल एक्शन से अलग-अलग तरह की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कैसे हम सुधार ला सकते हैं, तो हम लोगों ने उसमें काम करना शुरू किया। ये ब्रिटिश के बारे में यहाँ पे लिखा है। फिर आगे भी लिखा है कि सेटलमेंट हाउस यूके और यूएसए में बनाए गए थे, लोगों की जो बहुत गरीब लोग थे, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, है ना? तो उसमें जो था, उसमें सोशल एक्शन का जो था रिफॉर्म करने के लिए, सुधार लाने के लिए, उनकी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए जो था, वो सोशल एक्शन को उस ज़माने में भी यूज़ किया गया। फिर यहाँ लिखा है, मैं एक अकॉर्डिंग टू एस पाठक हैं इंडिया में, उन्होंने लिखा कि प्रोफेशन बिगिन विद द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, वही 1936 में जो हमारा ये जो है जो हमारा जिसको हम टिस कहते हैं अब, तो वो जब ये स्कूल ऑफ सोशल वर्क स्टार्ट किया, तो तब से ही हम लोगों ने, जबकि हमारा मेन ओरिएंटेशन जो था वो केस वर्क पे ज़्यादा था, बट जैसे अलग-अलग तरीके की लोगों की प्रॉब्लम होती थी, तो उसमें भी हमारे समाज में भी सोशल एक्शन के ऊपर भी जोर डाला गया कि हम सोशल एक्शन को भी राइट कंसेप्ट में, राइट पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो इसमें इन्होंने बोला कि जो भी मतलब बेसिकली जो भी हमारा सोशल एटमॉस्फेयर है और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, उनकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके के ये बदलाव जो है, एज चाहे वो रिलीजियस ट्रेडिशंस में हो या वेलफेयर एक्टिविटीज़ में हो या किसी तरीके का रिफॉर्म ला करने के लिए हम लोगों को ये मेथड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि प्रोफेशनल जो ये सोशल वर्क है, इसकी जो आइडियोलॉजी है कि उसमें ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन नेचर, है ना? तो उसी के ऊपर ज़्यादा हमेशा फोकस डाला गया कि ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन नेचर के साथ हम जो लोग हैं, उनका अलग-अलग तरीके से काम करने का तरीका हो सकता है। तो पूरे समस्त समाज में जो अलग-अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग-अलग इंसान हैं, उनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, तो उस पे जो है वो फोकस डाला गया। फिर यहाँ पे लिखा है कि जैसे सोशल रिफॉर्म और सोशल चेंज जो है वो सोशल एक्शन के साथ मिलकर के, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था मतलब यूके यूएसए की जो हम बात करते हैं, तो वहाँ से उसका जो था वो एक सोशियोलॉजिकल जो इम्पैक्ट जो था, वो थ्योरीज इस सब्जेक्ट पे भी बनना लगी और इस बारे में सोचा गया और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम शुरू हुआ। फिर अकॉर्डिंग टू सिद्दीकी, है ना, कि उन्होंने बोला कि सोशल एक्शन जो है उसको इम्पोर्टेंस दी गई कि सोशल चेंज जो है वो हम ला पाए, जो भी हमारी एनवायरनमेंट है, जिस भी हम समाज में, जिस भी हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसमें हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, है ना? तो वो जो चेंज, सोशल चेंज जो हम लाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें यही फिर लिखा कि जैसे टिस में इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि टिस हमारा सबसे पुराना है, जो सर दोराबजी जो हम बोल रहे थे कि ये जो यूनिवर्सिटी जो पहले सबसे पहले 1936 में हमारे देश में खुला, तो इसमें इन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी एम्फेसिस डाला, जोर डाला है। और यहाँ इन्होंने लिखा कि जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ना, इसको हिंदी में मेरे को बोलना नहीं आता, तो पीआईएल आजकल बहुत लोग पीआईएल डालते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ना, एक एक्ट बना है हमारा, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो भी एक सोशल एक्शन की प्रक्रिया को यूज करने का एक जरिया बन गया, कि उसके जरिए से भी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए से भी हम बहुत सुधार के काम या बहुत अलग अलग तरीके के काम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, तो वो डेफिनेशंस आप कोई एक आदि किसी एक ऑथर की याद कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे जैसे लिखा है कि सोशल एक्शन बेसिकली उसका मतलब है कि क्रिएट करना सोशल चेंज, है ना, थ्रू सोशल पॉलिसीज, और जिसमें कि क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं एफर्ट्स, है ना, कि किसी भी तरीके से हम एफर्ट्स को यूज करें कि अगर कोई भी कैलामिटी है, कोई भी मुश्किल की स्थिति है, तो उसमें हम कलेक्टिव एफर्ट करके जो है वो हम किस तरीके से उस सिचुएशन में सुधार ला सकते हैं, हम क्राइसिस में इंटरवीन करके कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे घुस करके वहां पे हम चेंज लाने की बात कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जैसे जो जो ये डेफिनेशंस की बात करते हैं तो उनसे मीनिंग क्या है सोशल एक्शन का, है ना। तो यहाँ इन्होंने कुछ अलग अलग पॉइंट्स में बताया है कि सोशल एक्शन में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉन्शियस होकर के और एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से हम एफर्ट्स कर सकते हैं ताकि हम लोगों की जिंदगी में चेंज ला सके, बदलाव कर सके, है ना, कि उनको क्या क्या चेंजेस की जरूरत है वो कर सके। फिर आगे ये कहते हैं कि ये जो चेंज लाने का जो ये सिस्टम है, इसमें एक जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का जो तरीका है वो लोगों की जो सोशल फंक्शनिंग है एंड स्पेशली जो वल्नरेबल या वीक सेक्शन के लोग हैं उनके लिए हम क्या करना चाहते हैं, सो ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये कहा जाता है कि ये एक तरीके से ये बहुत क्लोज है, नजदीक है सोशल रिफॉर्म के या सोशल रिवॉल्यूशन, जिसका मतलब वो सामाजिक क्रांति लाना, है ना, या सामाजिक सुधार या सामाजिक क्रांति के साथ हम सोशल एक्शन को जोड़ सकते हैं। फिर ये कहता है कि इम्प्रूव करना मास कंडीशन, मास मतलब बहुत ज्यादा जब लोग इकट्ठे होते हैं तो हम चाहते हैं कि उनकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट आए। वो उसमें करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी सोशल वेलफेयर जो वेज हैं वो कैसे हम मास प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी सोशल कंडीशन में बदलाव ला सकते हैं, क्या नई नई पॉलिसीज ला सकते हैं, तो ये सब भी हमारा सोशल एक्शन में आता है ना। तो और ये है कि ये जब सोशल एक्शन में काम करना है तो हमें बहुत हार्मनी में करना है, एक दूसरे के साथ मिल करके करना है। सो इस तरीके से ये इन्होंने बताया। फिर आगे इन्होंने बोला कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सोशल एक्शन के कंपोनेंट्स का हिंदी मीनिंग है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने डिक्शनरी में देखा तो मतलब अवयव या पुर्जा, कंपोनेंट्स मतलब क्या पार्ट्स हैं, क्या हम कैसे यूज करते हैं सोशल एक्शन को। तो यहाँ ये बताया गया, तो इसमें हमें क्या करना है, क्या हम लोग ज्यादातर करना पसंद करते हैं सोशल एक्शन में, मतलब बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना। बहुत बार सोशल एक्शन जो हमें करने की जरूरत पड़ती है बिकॉज हम लोगों को जागरूक करवाना चाहते हैं, बहुत सी जो उनकी डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों में जागरूकता लाना चाहते हैं। सो ये एक्शन का एक अहम कंपोनेंट्स है। फिर इसमें है कि इसको एक्शन के जरिए हम इसको जो एक मूवमेंट का शेप देना चाहते हैं कि हम कोई भी सोशल एक्शन करते हैं मतलब हम सोसाइटी में मूवमेंट करना चाहते हैं। हम ये नहीं है कि एक स्थिति पे स्थिर हो जाएं, हम मूव करना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। फिर जो ये है कि अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो मोटिवेट करना चाहते हैं, तो मोटिवेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका कंपोनेंट है। उसके बाद ये है कि इसमें जनरली डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिसेस हैं, जो लोकतांत्रिक जो हमारे तरीके हैं उनको इस्तेमाल करने की बात करते हैं ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमारे राइट्स हैं, है ना, एज अ सिटीजन, तो उसको हम लोग कर पाए पूरा। फिर ये कहता है कि इसमें कंसेंट, मतलब सोशल एक्शन में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी कंसेंट होनी चाहिए ना, कि दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, तो वो है। फिर ये कहता है कि एक एक इसमें मतलब इसमें ये नहीं है कोई इंडिविजुअल तो सोशल एक्शन नहीं कर सकता है, तो उसमें ग्रुप की कंपल्शन, मतलब ग्रुप का पार्टिसिपेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर ये बोलता है कि सोशल जस्टिस जो है ना, सामाजिक न्याय जो है वो एक अहम रूट है सोशल एक्शन करने के लिए, और जिस पे बहुत दृढ़ता से, बहुत मजबूत से काम किया जाता है। सो ये है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ऐसे थोड़ा सा लिखा कि जो एम है वो सोशल एक्शन का है कि मॉडिफिकेशन, जैसे कुछ लेजिस्लेशंस हैं, है ना, जो
लेजिस्लेशन आप लोग समझते हैं ना, वो जो कानून होते हैं उसका क्या हिंदी शब्द होता है, मेरे को लेजिस्लेशन का नहीं ऐसे बोलना आता, मैंने कहीं लिखा था, यहाँ नहीं है, आगे कहीं लिख दिया होगा। लेजिस्लेशन मतलब आई होप आप लोग लेजिस्लेशन समझते हैं। हाँ, कोई नहीं बोलता है। माननीय व्यवस्थापिका है। हाँ लेजिस्लेशन का ओडिया में व्यवस्थापिका बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं मैम। हाँ, हो कोई सकता बात है। नहीं, आप लोग मतलब आपकी भाषा से बाकी आपके सब पार्टिसिपेंट समझ गए ना। अधिनियम जिसे बोलते हैं हिंदी में, जो जी मैम। लॉ को अधिनियम बोलते हैं ना, अभी याद आया, अधिनियम लॉ को बोलते हैं, तो लेजिस्लेशन का भी ऐसा ही मीनिंग होता है। सो बेसिकली इसमें लिखा है कि जो एम ऑफ सोशल एक्शन है कि वो मॉडिफिकेशन करना, मतलब जो भी लेजिस्लेशन बने हुए हैं या नए लेजिस्लेशन जब लाने की हम बात करते हैं, है ना, तो जब लोग मिलकर के लोग चाहते हैं तभी तो हम कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो एक्चुअली इन अदर सेंस, अगर मैं इसको अपनी भाषा में आप लोगों को बोलूं, तो जैसे दिल्ली में जंतर मंतर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे अधिकतर धरने होते हैं, है ना। अधिकतर कभी भी आप देखिए कि हम अपनी सरकार की व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं तो मास गैदरिंग होती है, लोग कोई एक अधिनियम बना और उसमें बदलाव लाना चाहता है तो लोग उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, उसमें बदलाव लाने के लिए जो आवाज उठाते हैं। और कितनी बार जब बहुत ज्यादा लोग किसी चीज को, किसी एक प्रैक्टिस में बदलाव लाने के लिए खड़े होते हैं, तो वहां उस वो सारी जो प्रक्रिया होती है वो हम उसको सोशल एक्शन का नाम दे सकते हैं। कि जब हम कुछ भी बदलना चाहते हैं, कई बार हम लोग चाहे वो गरीबी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कई बार हम किसी गवर्नमेंट की स्कीम के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कभी हम देश के किसी भी व्यवस्था, कोई भी ऐसी व्यवस्था है उसमें बदलाव लाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो जो निर्भया केस था, है ना, निर्भया केस में जो जिन लोगों ने उस लड़की के साथ गलत काम किया था, तो कैसे सब लोग इकट्ठे हो गए कि उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो दिस ऑल कम्स अंडर सोशल एक्शन, इन अ सिंपल लैंग्वेज। सो दिस इज व्हाट आई कैन एक्सप्लेन यू कि सोशल एक्शन क्या होता है। फिर यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि एक जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम होता है, यहाँ पे अंग्रेजी में NREGP करके है, कि उसमें भी पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड इश्यूज को लेकर के भी बहुत बार ऐसे जो है प्रक्रिया को यूज किया गया ताकि उसमें हम लोग काम कर पाए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि चैनल्स क्या होते हैं, मतलब प्रणाली क्या होती है या सिस्टम क्या होता है सोशल एक्शन का। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि सबसे पहले फर्स्टली सोशल वर्कर जो है उनको अपने आप को इन्वॉल्व करना है कि वो जो सोशल पॉलिसीज हैं, है ना, उसमें इन्फ्लुएंस, उनमें हम प्रभाव डालना चाहते हैं ताकि हम पॉलिटिकल प्रोसेस को समझ पाए। तो सबसे पहले एज ए सोशल वर्कर हमारा काम है कि इन्फ्लुएंस डालना, प्रभाव डालना कि किस तरीके से जो कोई भी सोशल पॉलिसी है उसमें हम खुद को इन्वॉल्व कर सकें, कि कोई भी जो पॉलिटिकल, जो भी हमारा ये पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें हम अपना रोल प्ले कर सकें। दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला कि इसका काम होता है कि स्टेजेस होती हैं एक्शन के प्रोसेस की, उसमें क्या क्या है, रिसर्चिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में एक अलग तरह की रिसर्च करके देखना कि किस तरह की प्रॉब्लम है, फिर प्लानिंग, सॉल्यूशन के बारे में प्लान करना कि कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और कैसे क्या हमें पब्लिक सपोर्ट मिल सकता है, नहीं पब्लिक सपोर्ट हमें कैसे जो है वो इकट्ठा करना है, प्रेजेंटिंग द प्रपोजल। तो और फिर हम उसको, जो भी हमारे मतलब हम लोगों ने कोई प्रपोजल बनाया है तो उसको अथॉरिटीज हैं जो कि इस पे काम कर सकती हैं उन तक पहुंचाना। सो ये जो सब कुछ है वो हमारा सोशल एक्शन में आता है। फिर तीसरे नंबर पे है कि मोबिलाइज करना, है ना, जो भी मोबिलाइज करना मतलब लोगों को मिलाना जुलाना करना, जो एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स कि जो भी हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, है ना, कि वो कोई भी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है या कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमने ग्रुप्स को, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, मिलाना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने काम किया। फिर यहाँ पे किसी ने बोला
कि सोशल एक्शन में सोशल वर्कर जो को क्या-क्या कर सकता है, तो वो उन्होंने कहा वो एक एम्प्लॉयी की तरह भी काम कर सकता है, एक वो मेंबर बन सकता है एक प्रोफ़ेशन का, ऐसे काम कर सकता है, एक वर्कर की तरह काम कर सकता है और एक सिटिज़न की तरह काम कर सकता है, एक नागरिक, है ना? सो इस तरीके से ये जो 4 चीज़ें उन्होंने बोली, एक एम्प्लॉयी की तरह, एक मेंबर, एक प्रोफ़ेशन में काम करने वाला, एक वर्कर या एक नागरिक, सिटिज़न, है ना? किसी भी रूप में वो जो है वो सोशल एक्शन में काम कर सकता है ना? तो ये यहाँ पे बोला, फिर आगे है कि सोशल एक्शन और सोशल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मीनिंग यहाँ पे मैंने विधान लिखा है हिंदी में। कि सोशल एक्शन जो है वो एज़ अ मेथड जो है वो समाज में बदलाव लाने के लिए जो है प्राइमरीली थ्रू द जो सोशल लेजिस्लेशंस हैं उनके ज़रिए जो है वो काम कर सकता है, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि पहले जैसे सोशल एक्शन को जो हमारा ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़ेशन मेथड है, उसके साथ जोड़ करके भी हम लोग यूज़ करते थे कि वो एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, उसी का हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे सिद्दीकी जो एक है हमारे ऑथर, उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल एक्शन जो है वो एक सेपरेट मेथड की है ना? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से वो हट के एक अलग मेथड है, जिसमें इसमें बोला कि इसके अंदर बेसिकली होता है लिंक करना कम्युनिटी इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया कि कम्युनिटी क्या होती है, उसको डिफाइन किया गया है। फिर उसने बोला कि कम्युनिटी बेसिकली होता है उसका जो ज्योग्राफिकल सेप जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, एक समुदाय की बात करते हैं, तो एक लिमिटेड एक कम्युनिटी मतलब एक पर्टिकुलर जगह, है ना? जहाँ पे कुछ लोग मिलके रह रहे हैं, तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो उसका तो इन्होंने बोला कि एक जो है ज्योग्राफी जो है कल जो एंटिटी है वो लिमिटेड होती है, तो उसमें हम सोशल एक्शन का काम नहीं करते हैं। सोशल एक्शन का बेसिकली मुद्दा ही एक अलग होता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सोशल एक्शन मतलब है कि उसका जो हम डिफाइन करते हैं, तो वो नेशन स्टेट लेवल पे मतलब अगर वो नेशन है, स्टेट है, सिटी है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, सोशल एक्शन जो है बेसिकली उस प्रक्रिया में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें फिर ये लिखा है कि कुछ टेक्निक्स जो हैं वो कॉमन है दोनों ही मेथड्स के लिए। गोल्स जो हैं वो डिफ़र कर सकते हैं क्योंकि जो हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं, एक समुदाय की बात करते हैं तो छोटी-सी जगह होती है। एक अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी या छोटी-सी जगह के लिए हम बात करते हैं, है ना? लेकिन जब हम सोशल एक्शन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जिसके थ्रू बेसिकली हम बात करते हैं कि अलग तरह के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनका एक वाइडर स्कोप है ना? जो कि कम्युनिटी से हटकर है। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से इसको समझाया है। फिर आगे भी यहाँ पे एक जगह लिखा है कि सोशल एक्शन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ना? समाज में सोशल वर्क प्रैक्टिस को यूज़ करने के लिए, है ना? तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर आगे भी इन्होंने लिखा कि ये जो सोशल एक्शन है वो एक क्रूशियल है ना? सोशल वर्क के अंदर सोशल एक्शन जो है वो क्रिएट करता है नेसेसरी कंडीशंस एक क्लाइमेट के अंदर जहाँ पे सोशल वर्क को हम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। फिर इन्होंने बोला कि जो मास मूवमेंट है, कहीं पे भी हम डिज़ायर्ड चेंजेस लाना चाहते हैं, है ना? तो वहाँ पे हम जो है कि जो भी हमने लिटरेचर बस से लिया, उसको ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी एक्शन, पॉलिटिकल एक्शन और सोशल एक्शन, है ना? इनके ज़रिए जो है वो हम सोशल वर्क में यूज़ करके सोशल वर्क एजुकेशन के थ्रू उसमें हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आगे यहाँ पे एक इंस्टेंस दिया है कि जैसे कोई कभी-कभी जैसे कोई फिज़िकली चैलेंज्ड है, फिज़िकली चैलेंज तो आप समझते हैं ना, कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग है कोई इस तरीके का है, तो उस ऐसे लोगों के लिए भी कई बार मतलब मदद करने के लिए सोशल एक्शन की प्रक्रिया को जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। ये इसमें से मैंने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ा
तो इसके साथ हमारा सोशल एक्शन का जो चैप्टर है यहाँ पे, जो यूनिट 1 है, आई थिंक इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। आई होप आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट सोशल एक्शन का समझ आया है कि हम सोशल एक्शन की प्रक्रिया को बेसिकली समाज में कुछ भी जो हमारा सामाजिक न्याय की प्रवृत्ति है, कहीं भी हम बदलाव लाना चाहते हैं, वो हमारे लेजिस्लेशंस हैं उसमें, वो हमारे डे टू डे वर्किंग है उसमें, या हमारी जैसे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में कोई काम हो रहा है वो ठीक से नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए, है ना, कई कितनी अलग अलग तरह की स्थिति में, या कई कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन के गलत काम करने के तरीके के अगेंस्ट भी हम लोग सोशल एक्शन की प्रक्रिया को यूज कर सकते हैं। बेसिकली इट्स अ मास गैदरिंग। जब हम लोग, अगर आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने जंतर मंतर का नाम या जंतर मंतर में क्या होता है पता है? एनीबडी मुझे कोई जवाब देगा? कोई बताना चाहेगा? हाँ प्रसन्नता आप बोलो। मैम जंतर मंतर क्लोज टू इंडिया गेट के नहीं, मतलब जो साउथ वो ब्लॉक है उसके आसपास है मैम। हाँ बेसिकली कनॉट प्लेस में है, वहाँ दिल्ली में कनॉट वहाँ प्लेस फेमस जगह है ना, तो हाँ कनॉट जी प्लेस मैम। के पास ही है जंतर हाँ जी मैम। मंतर। हाँ जी। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोगों ने वहाँ अखबारों में प्रोटेस्ट। या जगह पढ़ा होगा ना कितनी बार धरने वरने ऐसी चीजें सरकार के अगेंस्ट, या कितनी कितनी हाँ जी चीजों मैम, के वहाँ अगेंस्ट, है वहाँ ना, प्रोटेस्ट ही होता रहता है। है ना। तो बेसिकली दैट इज ए पार्ट ऑफ हमारा जो हम सोशल एक्शन की बात कर रहे हैं, वो उसी में, मतलब वो एक तरीके का सोशल एक्शन प्रक्रिया है। तो ये मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी। ठीक है, अब हम जाते हैं आगे। दूसरा जो यूनिट है हमारा, वो बात करता है सोशल वर्क रिसर्च की। तो रिसर्च का हिंदी में मतलब अनुसंधान होता है। तो मुझे देखो आदत, जैसे मैंने बोला, मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ, मैंने बहुत से शब्दों को हिंदी में लिखा है, बट स्टिल, है ना, कहीं कहीं मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश अपनी तरफ से ट्रांसलेट करके ही आप लोगों से बात कर रही हूँ। बट बेसिकली सोशल वर्क रिसर्च, तो जैसे मैंने बोला सोशल एक्शन, और हम अब बात कर रहे हैं सोशल रिसर्च की, तो ये हमारे सेकेंडरी मेथड हैं सोशल वर्क के, है ना। तो यहाँ पे भी इन्होंने शुरुआत किया ये बोल करके, सोशल वर्क अपने आप में एक यूनिक प्रोफेशन है, बिल्कुल हटके, सबसे हटके प्रोफेशन है। जैसे मैंने पहली क्लास के समय भी बोला था कि जैसे मैंने अगर 1990 में सोशल वर्क का कोर्स किया, और अगर मैं आज भी देखती हूँ कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, जहाँ मैं रहती हूँ, समाज में रहती हूँ, कितनी ही दुनिया है जिनको अच्छा ये BSW क्या होता है, MSW क्या होता है नहीं पता, नहीं समझते हैं। मतलब इतने साल, 1990 को मुझे किए हुए 33 साढ़े 33 साल हो गए, और आज भी मतलब मैं ये देख रही हूँ, और हमने ये भी पढ़ रहे हैं पहले क्लास से लेकर के, और हर हर क्लास में हम बात करते हैं कि टिस के बारे में, कि 1936 से हमारे देश में जो है ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, और आज़ादी से पहले, हाँ, उसके बावजूद भी इतना पुराना, अब तो लगभग 100 साल होने वाले हैं, अब हम 2024 में आ गए, तो मतलब 91 ईयर्स हो गए, एंड स्टिल हमारे इस कोर्स की उतनी पहचान नहीं है। तो यहाँ पे पहला शब्द जो लिखा कि ये एक अपने आप में यूनिक प्रोफेशन है, तो ये तो ऑल द मोर हमें मानना ही पड़ेगा, है ना। इस ये काम करता है हेल्पिंग पीपल, है ना, उनका पोटेंशियल, उनकी क्या वो सीख सकते हैं, वो क्या बेटर कर सकते हैं, उनकी, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स के साथ कैसे हम सुधार कर सकते हैं। तो सोशल वर्क प्रोफेशन के जरिए जो है मेनली हम इन चीज़ों के साथ काम करते हैं। और यहाँ पे है कि सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन या एज ए सोशल वर्कर हम लोग 3 लेवल पे काम करते हैं। एक कहते हैं माइक्रो लेवल, है ना, माइक्रो लेवल मतलब केस वर्क। दूसरा वर्ड इन्होंने यूज किया मेसन। सो मेसन का मतलब इन्होंने एक जगह यहाँ पे लिखा था ग्रुप वर्क। और तीसरा है मैक्रो, मैक्रो मतलब कम्युनिटी, जब हम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 शब्दों का यूज किया, माइक्रो, मेजन और मैक्रो। माइक्रो मैक्रो का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ये बीच में मेसन भी इन्होंने डाला, जिसको इन्होंने एक जगह पे कहीं पे मैं पढ़ रही थी, मुझे याद नहीं है, कल वाली क्लास में केस ग्रुप वर्क पढ़ते हो समय यूज किया, कि
ग्रुप वर्क के लिए इन्होंने लिखा कि वो हो गया, केस वर्क तो हो गया माइक्रो, है ना, माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटा, जो हम बिल्कुल किसी के साथ इंडिविजुअली एक अलग लेवल पे काम करते हैं, तो वो माइक्रो लेवल हो गया। और मैक्रो हो गया लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे काम करना, जो मास गैदरिंग की हम बात करते हैं, तो वो मैक्रो हो गया। तो इसमें यहाँ पे एक टर्म इन्होंने यहाँ पे डाल दी है मेसन, मेसन इन्होंने यूज किया है ग्रुप वर्क को। तो क्यों, जो बीच में, मतलब वो बहुत ज्यादा भी नहीं है और एक भी नहीं है, तो जो बीच का हो गया वो मेसन हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रोफेशनल सोशल वर्कर जो है उनका बेसिकली, जो मैंने पहले दिन भी बात किया था, कि जब हम सोशल वर्क में बात करते हैं तो हम बार बार बात करते हैं कि एज ए सोशल वर्कर हम लोगों को नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, ये जो 3 चीजें हैं, इसको हमने यूज करना है, इसको हमें इम्प्रूव करना है। और ये हमें, जब हम 2 साल का कोर्स करके जब हम बाहर निकलते हैं और जब हम फील्ड वर्क करके बाहर निकलते हैं, तो हमने देखना है हमने क्या सीखा, हमने क्या लर्न किया, हमारी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड में क्या बदलाव आया। तो वो बेसिकली एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर जो है वो इसके बारे में बात करता है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च जो है वो प्रोफेशनल सोशल वर्कर जो हैं वो यूज करते हैं क्या, डिस्क्राइब, इसमें 4 टर्म्स यूज की गई, डिस्क्राइब, डिफाइन, मेजर एंड इवेल्युएशन। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि कोई भी सिचुएशन है, जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसका जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी फिनोमिना, जो भी इशू है, उसको समझना, है ना, उसको समझना, फिर उसको डिफाइन करना, उसको एक अपने तरीके से उसको हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब उसको डिफाइन, उसका क्या शब्द का मेन, उनकी प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है, उसको समझना। फिर तीसरा जो इन्होंने बोला वो बोला गया मेजर करना, मेजरमेंट करना, है ना, कि जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो कितना ग्रेव है, कितना डीप है ना, उसकी गहराई क्या है, उसको मेजर करना कि कहाँ तक प्रॉब्लम जो है वो कितनी जेन्युइन, किस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये रिसर्च के थ्रू हम लोग करते हैं। और चौथा यहाँ पे इन्होंने बोला इवेल्युएट करना, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि इवेल्युएट करना मतलब जो भी सिचुएशन है उससे हम क्या निकालना चाहते हैं, उसको कैसे इवेल्युएट करके समझते हैं। तो ये 4 बातें इन्होंने यहाँ रिसर्च में बोली जो है। फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा कि एम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है वो टेस्ट और वैलिडेट करना कि जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, है ना, उससे हम नई थ्योरीज कैसे निकाल सकते हैं, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं उससे हम क्या नया निकाल सकते हैं, क्या उसको हम नया निकाल के सीख सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स जो है इन्होंने इसमें इंक्लूड किए कि जो हम रिसर्च से निकालना चाहते हैं वो सीख करता है डिस्कवर समथिंग, जो भी एग्जिस्ट करती है वो सच है, वो ट्रुथ है ना, ये हम देखना चाहते हैं। फिर हम फॉलो करना चाहते हैं एक स्पेशल कोड ऑफ एथिकल बिहेवियर, है ना, कि इंक्लूडिंग इंटेग्रिटी या जो भी न्यूट्रलिटी है रिसर्च के अंदर, इसको यूज करना चाहते हैं, है ना। और रिसर्च जो है वो पब्लिक यूज के लिए यूज की जाती है। फिर इसके लिए एक मेथोडोलॉजी होती है ना, एक, और जो यूज करनी है ना बिना किसी पक्षपात के, है ना, कोई बायसेस हम लोगों को नहीं रखने हैं। फिर हम कमिटमेंट, अगर कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हमें कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ लिखा है कि एम जो है वो है फुलफिल द प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिक मेथड से, है ना, जहां तक हो सके कि जो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है सोशल वर्क में उसको हम यूज कर सकें। तो इसके लिए हम लोग रिसर्च यूज करते हैं। अब यहाँ इन्होंने बोला 2 तरह की रिसर्च, पहले इन्होंने बोला, फिर आगे अलग 2 तरह की रिसर्च की बात करेंगे। पहले ये बोल रहे हैं इंडक्टिव रिसर्च। सो इंडक्टिव रिसर्च का मतलब होता है कि इंडक्टिव रिसर्च हम कैसे करते हैं। इंडक्टिव का मतलब जो मैंने हिंदी में देखा, अधिष्ठापन जो मुझे मिला, है ना, इसका मीनिंग अधिष्ठापन, मेरे को जो इंडक्टिव का मैंने डिक्शनरी से हिंदी मीनिंग देखा तो वो अधिष्ठापन है। आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो बेसिकली इसमें है कि ये जो रिसर्च है ये बेस है कि ऑब्जर्व करें कि हम बेसिकली जो हमारे आसपास हो रहा है, जो भी कंडीशन है, हम पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम ये एक पैटर्न निकालना चाहते हैं
कि उसको हम किस तरीके से थ्योरेटिकल तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। तो पहले हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा है डिडक्टिव रिसर्च, मतलब नियोजक लिखा है, ये निगमनात्मक, इसका मीनिंग मैंने देखा तो हिंदी में जो लिखा था, तो इसका मतलब है कि ये जो है बेसिकली ये जो थ्योरी है, ये पहले एक हाइपोथेसिस बनाती है, मतलब एक परिकल्पना करती है, और उसके बाद है ना एक एक ये बेसिकली शुरू होती है एक थ्योरी के ऊपर। मतलब कोई थ्योरी हमारे पास पहले एग्जिस्ट करती है, पहले कोई एक थ्योरी है, मतलब कुछ एक ऐसा इशू है जो पहले से कहीं पे एग्जिस्ट करता है, जो थ्योरेटिकल हमें पता है कि ये ऐसा है। और इस मेथड के जरिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एक हम परिकल्पना बनाएं कि हम, और एक डाटा कलेक्ट करें कि हम इस तरीके से कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या सोचते हैं, या भविष्य में हम ऐसा देखना चाहते हैं। तो ये एक दूसरा मेथड है रिसर्च का। तो इंडक्टिव रिसर्च है जो कि बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पे, और डिडक्टिव रिसर्च है जो कि बेस्ड है थ्योरी पे। सो ये दोनों में डिफरेंस है कि वो हम ऑब्जर्व करके करते हैं, और ये हमारे पास थ्योरेटिकल जो चीजें मौजूद है उसके ऊपर करते हैं। इसके आगे बात की जा रही है क्वांटिटेटिव रिसर्च की और क्वालिटेटिव रिसर्च की। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है ना? तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब भी ये है कि क्वांटिटी है ना, मतलब जो हम नाप तोल सकते हैं, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे भी लिखा है कि क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर्स की गेम है, कि जो हम नंबर कर जो जिसको हम नाप सकते हैं बेसिकली, है ना। सो ये मेथड जो है ये यूज किया जाता है स्ट्रक्चर्ड सर्विस करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कोई भी डाटा बनाने के लिए, है ना। इसमें इन्होंने लिखा कि ये जो डिडक्टिव स्टडीज की हमने बात की, तो उसमें भी हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो बेसिकली ओपन एंडेड है, उसका हमेशा कभी भी एक एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, है ना। वो अनस्ट्रक्चर्ड है, उसमें कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते भी नहीं है। मतलब उसमें जनरली जो हम लोग जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हमारे आंसर्स होते हैं ना, जो यस नो वाले आंसर्स, या इसमें कितना है, इसमें कोई नंबर डालो, ये करो वो करो, वो तो हमारा हो गया क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव हो गया जब हम किसी से ओपिनियन मांगते हैं, ये सिचुएशन में आपका क्या कहना है, ये ऐसी कंडीशन ऐसे क्यों है ना। जब हम जवाब मांगते हैं, व्हेन वी, जब हम एक आंसर जो है वो यस नो की फॉर्म में नहीं मांगते हैं, है ना, और डिटेल्ड आंसर मांगते हैं, सो वो हमारा आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, जिसका इन्होंने लिखा कि उसमें अनस्ट्रक्चर्ड सर्वे होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, पार्टिसिपेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करते हैं, और इसमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं उसको यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे लिखा कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसकी एडवांटेजेस की बात की गई कि वो क्या क्या उसमें क्या हम निकालते हैं। तो एक तो हो गया कि ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है ना, एक स्टैंडर्ड है, हमें पता है कि उसका हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। फिर इसमें लिखा है कि वो ज्यादा एक्यूरेट है, उससे सही हम एक एक नंबर के अकॉर्डिंगली सही वो निकाल पाते हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को भी यूज कर सकता है जब हमें क्वांटिटेटिव करना है ना। और इसमें लिखा है कि इसके जरिए जो हम एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकते हैं डाटा को, है ना। सो ये कुछ क्वालिटीज इन्होंने बताई जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ हैं। फिर इन्होंने लिखा है जो क्वालिटेटिव मेथड है उसके भी कुछ खासियतें हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये एक अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च है, जो मैंने अभी पहले भी बोला, है ना। ये सिचुएशन या किसी के बिहेवियर को जो है वो एनालाइज करती है, वो देखती है, उसको देखा जाता है। इसमें ओपन एंडेड ही हमारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो मेथड है बेसिकली ये कोई भी फिनोमिना को समझने के लिए यूज किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से इन्होंने इसके बारे में लिखा है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि ये जो सोशल रिसर्च है ये डायरेक्ट है करती है टुवर्ड्स एडवांटेज ऑफ कोई भी सोशल साइंसेस में अंदर, कि रिसर्च जो है वो सोशल साइंस डील करती है प्रॉब्लम्स के साथ, और जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स हैं वो कोई भी कम्युनिटी में है तो वो वहाँ की जो सोशल वर्क फंक्शनिंग है उसको देख सकते हैं, है ना।
सो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे इन्होंने हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क रिसर्च में लिखा यहाँ पे कि सोशल वर्क रिसर्च जो है वो अंडर डेवलप्ड स्टेट में, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी, अगर हम यूएसए की भी बात करते हैं तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी। वहां पे भी ये बहुत डेवलप्ड जो था वो पहले नहीं थी, पहले मतलब क्योंकि वहां पे भी जो बेस था वो केस वर्क इंटरवेंशंस पे ही ज्यादा हमेशा से जोर डाला जाता था। तो और जब हम बात करते हैं कि इंडिया में एक रामचंद्रन थे, उन्होंने भी 1990 में बोला कि चेंज जो है वो नेचर है। तो क्वांटिटी ऑफ सोशल वर्क रिसर्च जो था वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आराम आराम से धीरे धीरे जो है उस पे उसका जोर और उसको उसको समझने की जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई। एक सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है दिल्ली में, उसका मेन ऑफिस हेड ऑफिस था, वो अब बंद हो गई है ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड भी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता था। तो वो अब तो इन्होंने क्लोज कर दिया है, लेकिन जब वो थे तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के थ्रू भी वो बहुत से सब्जेक्ट्स पे, बहुत से इश्यूज के ऊपर रिसर्च करते थे कि कुछ भी वो देखना चाहते हैं, कोई भी रिजल्ट किसी सब्जेक्ट पे लाना चाहते हैं सोशल वेलफेयर सेटिंग के अंदर, तो वो लोग भी इसको यूज करते थे। फिर इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि कंट्रीब्यूशन सोशल वर्क रिसर्च का क्या है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि ये बेसिकली एक साइंटिफिक बेस है हमारी सोशल वर्क की प्रैक्टिस में, है ना। और इसमें ये है कि ये सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी रिसर्च की, एक साइंटिफिक नॉलेज गेन करने के लिए और एक प्रोफेशनल यूज को उसके अकॉर्डिंगली जनरेट करके यूज करने के लिए, है ना। तो यहाँ आगे भी लिखा है कि जो रिसर्च है वो हेल्प करती है इंफॉर्मेशन एक ऐसा जनरेट करने की नेचर, एक्सटेंट और कॉजेस, क्या नेचर है, क्या एक्सटेंट है उसकी प्रॉब्लम की, और कॉजेस क्या है, कारण क्या है, उनको समझने के लिए जो है वो रिसर्च को जो है हमारे सोशल वर्क प्रोफेशन में यूज किया जाता है। फिर आगे लिखा है कि रिसर्च इन सोशल साइंसेस जो है स्पेशली सोशल वर्क में जो कंसर्न है वो ह्यूमन बींग्स के साथ है और उनकी एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट जिसमें वो रहते हैं। तो सोशल वर्क रिसर्च इन्होंने लिखा वो डील करती है ऐसे सब इश्यूज के साथ, बेसिकली सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यूज के साथ डील करती है, वो लाइट डालती है, वो रोशनी डालती है एनहांस करने के लिए सोशल फंक्शनिंग किसकी, इंडिविजुअल्स की, ग्रुप्स की और कम्युनिटी की, है ना। सो इन ऑल बेसिकली द ह्यूमन बीइंग्स है इन टोटलिटी, जो हम आदमी हैं, जो इंसान हैं, जो हम लोग धरती पे रहते हैं, उनकी सोशल फंक्शनिंग समाज में कैसी है उसको देखने के लिए सोशल वर्क रिसर्च जो है वो यूज की जाती है। उसके बाद भी यहाँ देखा मैंने कि जैसे बहुत से जो हमारे रिसर्चर्स हैं और बहुत लोग जो पीएचडी करते हैं सोशल वर्क रिसर्च के, जो मेनली इश्यूज हैं जिन पे रिसर्च जो है वो काफ़ी की गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैगरी के ऊपर, डाउरी के ऊपर, ड्रग एब्यूज के ऊपर। सो ऐसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स लेके यहाँ पे बताया है कि इन इश्यूज के ऊपर जो है काफ़ी हम लोगों की रिसर्च जो है बहुत लोग एज ए पीएचडी, एज ए एमफिल अपने सब्जेक्ट्स में भी करते हैं, है ना, उसमें भी किया जाता है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मेथोडोलॉजिकल इश्यूज जो हैं कि ये स्टडीज जो है वो कंसर्न विद द बिहेवियर and personality problems of individuals, families and small groups, clients भी हैं वो भी, और जो clients नहीं हैं उनके लिए भी। फिर ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन किसका, करेक्टरिस्टिक्स का, मतलब क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से जो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, जो सर्विसेज हैं उससे कि क्या आउटकम्स आ सकती हैं, हम रिसर्च से देख सकते हैं। तो रिसर्च जो है वो कभी कभी एटीट्यूड देखने के लिए, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ सोशल वर्कर्स के लिए भी जो है इंटरडिसिप्लिनरी कंसर्न के लिए भी यूज की जाती है। ये
जो है वो कई बार हम स्टडीज़ ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडीज़ के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए या सोशल पॉलिसीज़ के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। फिर आगे इन्होंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे लिखा है कि रिसर्च के जो एथिकल मीन्स हैं, यूएन ने भी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्कर्स ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स जो हैं उस पे जोर डाला। तो वो क्या है सोशल वर्कर्स के लिए? तो यहाँ पे लिखा कि सबसे पहले जो ज़रूरी है कोड ऑफ एथिक्स जो एक सोशल वर्कर को यूज़ करने हैं, तो उन्होंने बोला कि सोशल वर्कर शुड एजुकेट देमसेल्व्स, है ना? और कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसर्च प्रैक्टिस में क्या है उसके लिए। फिर सोशल वर्कर जो है उसको मॉनिटर करना है, इवेल्युएट करना है पॉलिसीज़ को, और फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन उनका जो प्रोग्राम है और उनकी प्रैक्टिसेस हैं उसमें वो कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, उनकी इंटरवेंशन क्या होगी उसको देखने के लिए। फिर ये कहते हैं कि सोशल वर्कर जो हैं उनको प्रमोट करना है एंड फैसिलिटेट करना है इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, है ना, टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि सोशल वर्कर जो है वो क्रिटिकली एग्जामिन करे कि करंट जो है वो एमर्जिंग नॉलेज और रेलेवेंट टू सोशल वर्क का कैसे होगा और उसको कैसे इवेल्युएट किया जाएगा उस पे। फिर इसके बाद बात होती है कि एथिक्स एंड सोशल वर्क रिसर्च। तो सोशल वर्क ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि हम क्या एथिक्स जो है वो सोशल वर्क रिसर्च में यूज़ करना चाहते हैं, हम क्या समझते हैं, क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर वी ऑल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि एथिक्स कितने इम्पॉर्टेंट है रिसर्च में। क्या रिसर्च में भी हम लोगों को कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। सो यहाँ इन्होंने कुछ एथिक्स के बारे में बात किया विच आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट हमारी डे टू डे अगर हम लोग रिसर्च फील्ड में काम करना चाहें। बिकॉज जनरली मैंने देखा है हमारे सोशल वर्क स्टूडेंट्स रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। दैट्स ओके, दैट्स एक्सेप्टेबल, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट ईयर में भी सोशल वर्क रिसर्च का एक पेपर है जो कि इलेक्टिव पेपर है, ऑप्शनल है ना, आप लोग चूज कर सकते हो। तो बहुत कम ही स्टूडेंट जो है वो सोशल वर्क रिसर्च को एज ए पेपर वो जो ऑप्शन है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो तो पूरा 100 नंबर का पेपर ही है, जैसे बाकी मेथड्स का भी पेपर्स हैं तो ऐसे ही सोशल वर्क रिसर्च भी एक पेपर है। यहाँ एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी कि 2019 से नया ये सब सिस्टम आ गया था। सो उससे पहले 2018 दिसंबर तक तो सोशल वर्क रिसर्च, ये MSW6 है ये पेपर का नाम, तो ये एक कंपलसरी पेपर था। इसमें किसी के स्टूडेंट के लिए ऑप्शन नहीं थी कि उसको लेना या नहीं लेना, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। हर स्टूडेंट को ये पेपर भी पढ़ना पड़ता था। लेकिन 2019 में इन्होंने MSW स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर में ही कुछ ऑप्शनल पेपर्स जो है 5 में से 2 पेपर को ऑप्शंस लेने की चॉइस दे दी, जो आप लोगों को सबको मिली हुई है। मुझे नहीं पता जो अभी आज एग्जिस्टिंग जितना ग्रुप है उनमें से किसी ने इस सब्जेक्ट को एज अ ऑप्शन में चूज किया हुआ है। मतलब जनरली मैंने नहीं देखा स्टूडेंट्स लेते हैं। आप में से किसी ने लिया है तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। बट जो बेसिक हम बात कर रहे हैं और अभी जो मैं एथिक्स की बात कर रही हूँ वो हम लोगों को जनरली पता होने चाहिए कि कि ऐसे कौन से एथिक्स हैं जो हम लोगों को समझने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले ये बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी आई थिंक हम लोग सब समझते हैं कि उसको क्या बोलते हैं हिंदी में। कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त रखना, है ना, गुप्त ही होता है शायद। तो मतलब जिसको हम बाहर ओपनली किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोगों को एज ए सोशल वर्कर, चाहे हम केस वर्क कर रहे हैं, ग्रुप वर्क कर रहे हैं, हम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, मतलब कहीं भी हम काम कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारी किसी भी फील्ड में काम करने के लिए। तो रिसर्च में भी कॉन्फिडेंशियलिटी की जो इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया, उस पर इन्होंने जोर डाला कि हमेशा एनोनिमिटी, मतलब किसी का
कोई अगर हम किसी को फॉर एग्जांपल हम रिसर्च कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कोई एक क्वेश्चनायर बना रहे हैं और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम जितने लोगों से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो कभी-कभी कोई कहता है कि मैडम क्या ये क्वेश्चन आप किसी को बताओगे तो नहीं? इसके बारे में आप किसी को शेयर तो नहीं करोगे? तो ये हो जाता है। तो उसमें जो है हाँ, तो एनोनिमिटी मतलब हमारा नाम या हमारी डिटेल्स आप डिस्क्लोज तो नहीं करोगे। तो ये चीज़ें जो हैं, सो दिस कम्स अंडर द कॉन्फिडेंशियलिटी वाला क्लॉज कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अगर कोई भी सर्वे, कोई भी क्वेश्चन आया, जब कहीं बांट रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। फिर दूसरा आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब जिन लोगों के साथ हम बात करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने पहले उनकी मर्जी ली है, उनसे पूछा है, उनसे बात किया है कि आर यू विलिंग, आप लोग अपनी मर्जी देते हो कि हम ये रिसर्च करना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट पे हम लोग इंटरव्यू करना चाहते हैं, बात करना चाहते हो। तो हम जबरदस्ती करके किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं इस काम के अंदर। तो रिसर्च के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट एथिक हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ रिसर्च। मतलब प्रोटेक्शन का मतलब है कि अगर कोई रिसर्च में हमने किन्हीं लोगों को इन्वॉल्व किया है, किन्हीं को क्वेश्चनाइज दिया या सर्वे कर रहे हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो वहाँ हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो है उनकी प्रोटेक्शन, मतलब हमारे को अगर वो कुछ शेयर कर रहे हैं तो कल को कोई उन्हें तंग नहीं कर रहा है, कल को कोई वो किसी चीज में गलत तरीके से फंस नहीं रहे हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन जो रखना है ना, हम अगर किसी से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन हमारे लिए, हमारी रिसर्च में करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले ये उनको बताना करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है एक चीज की इनोवेटिव वे टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन रिसर्च, है ना। उनको इस तरीके से इन्वॉल्व करना कि वो उनको किसी भी तरीके की, कहीं किसी भी कुछ भी नए नए तरीके अपनाना, जिससे कि हम भी खुद भी इंश्योर हैं कि हम जिसकी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको ऐसी कोई समस्या कभी भी आएगी नहीं, कभी ऐसी मुश्किल को फेस नहीं करना पड़ेगा, और वो जो है उनका जो रिसर्च में पार्टिसिपेशन है वो सुरक्षित रहेंगे हमेशा, और उसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे। और इसके बाद एक लास्ट है कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन रिलेशन टू द रिपोर्ट ऑफ द स्टडी, मतलब जब हमने कुछ भी सर्वे किया और उसकी जब कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं तो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी हमने सर्वे किया या जो भी हमने अपनी रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसकी मतलब उसको सही मायने में ही रिपोर्ट करना है। उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब अपने शब्दों में हम किसी रिसर्च का मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, उसको एक अलग तरीके से, एक डिफरेंट व्यू से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, या पर्सनल बायस के साथ हम उस रिसर्च की रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं। तो फॉर एनी रिसर्च ये जो मैंने अभी बात बताई, ये अपने आप में बहुत ही अहमियत रखती है। तो इसके साथ हमारा सोशल वर्क रिसर्च को भी हम यहाँ खत्म करते हैं, है ना। किसी के मन में कोई सवाल, कोई बात, कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है? हेलो हाँ जी। मैम, एक्चुअली एथिक्स जो इम्पोर्टेंट होता है तो एक ही कॉन्फिडेंशियल एथिक्स होता है, और कुछ पॉइंट आपने बताया था, सुना नहीं। आपने सुना नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं उनको डिटेल में तो नहीं बोलूंगी, ये आपकी हाँ ना, किताब, इससे पॉइंट बता दीजिए मैम। हाँ ये तो आपकी किताब में लिखे हुए हैं। तो पहला कॉन्फिडेंशियलिटी है, दूसरा है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मेरे को माफ करना, मैं इंग्लिश में बोलूंगी, अब इनका एक एक का मुझे ऐसे हिंदी नहीं आता। इन्फॉर्म्ड नहीं, इंग्लिश कंसेंट का चलेगा, मतलब, इंग्लिश हाँ चलेगा चलो। अच्छा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब कि मर्जी, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी मर्जी है। तीसरा इसमें लिखा है कि एक मिनट, कि मॉनिटर करना कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको उनको पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, है ना, जो रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं।
फिर चौथा इन्होंने बोला कि इंक्रीज जो उनकी जो पार्टिसिपेंट है, यहाँ पे जो दूसरे शब्दों में लिखा है कि इन्वॉल्विंग रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इन डिसीजन मेकिंग, कि जो भी लोग जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग के अंदर। और पांचवा ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिंग रिसर्चर्स विदाउट ए कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारा नहीं होना चाहिए और मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, कि हम गलत तरीके से रिपोर्ट को, स्टडी को मिस रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये 5 बातें इन्होंने यहाँ लिखी हैं। ठीक है, ओके मैम। या तो अभी हम लोग आगे बढ़े। हमारे 2 आज के मेन, देखो यहाँ मैं एक बार आप लोगों को दोबारा एक बार बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि कल की जो मेरी क्लास थी और आज की जो मेरी क्लास है, जैसे कि मैंने पहले भी, कल भी बोला था, पहले भी बोला था और आज दोबारा बोल रही हूँ, हमारे 20 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के करने होते हैं, लेकिन जो हमारे मेन, चाहे वो हमारे तीनों प्राइमरी मेथड जो हमने कल पढ़े और आज अभी तक हम 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं और अभी ये वाला जो है वो 6th मेथड है, जो कि लास्ट मेथड है, मेथड्स ऑफ सोशल वर्क में ये लास्ट मेथड है। तो इनके ऊपर मैंने देखा, मैंने कल जब हम केस वर्क कर रहे थे तो मैंने बताया कि केस वर्क पे क्वेश्चन तो मैंने 2 या 3 बार देखा है आया, और कल जब मैं क्लास में जो डिफरेंट फील्ड्स में सोशल वर्क सेटिंग में बता रही थी तो क्वेश्चन जो था उन फील्ड से रिलेटेड भी 2 बार मैंने देखा, क्वेश्चन पेपर में आया है। ऐसे ही एक्चुअली हमारे जो भी आज हम सोशल एक्शन पढ़ चुके हैं, रिसर्च पे मैंने 20 नंबर का क्वेश्चन जनरली नहीं देखा है, उसमें 10, 5 या 4 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने ज्यादातर देखा है, बट सोशल एक्शन पे भी मैंने 20 नंबर का क्वेश्चन देखा है। और अभी हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें भी कई बार मैंने 20 नंबर का क्वेश्चन देखा है। तो बेसिकली ये जो यूनिट्स हैं इनमें जो लिखा है या आज हम जो भी बातें कर रहे हैं, तो जब आप पढ़ेंगे तो आप उनको, जो भी आपने मेरे से सुना तो उसको रिलेट करके पढ़िए, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन, आपका जब एग्जामिनेशन टाइम आएगा तो उसको आप रिलेट कर पाए, या जो कुछ कुछ हम एग्जाम्पल्स भी दे करके या जो भी मेरे दिमाग में कुछ बातें आती हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो उनके साथ रिलेट करके आप अपने पेपर में कर पाए। तो ये जो कुछ इशू हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अब ये आता है हमारा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में प्रशासन कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक पार्ट ऑफ गवर्नेंस है, जो कि हमारे समाज में अगेन यहाँ पे लिखा है कि पुराने समय से चलता आ रहा है ना। इसमें लिखा है कि जो लोग हमारे समाज में रहते हैं, है ना, वो लोग चाहे हम बात करते हैं डेस्टिट्यूट, अनाथ लोगों की, या अंडर प्रिविलेज जो लोगों को अलग अलग तरह की समस्याएं हैं जो लोगों को, तो उनको मदद करना, मतलब वो एक दया भाव से मदद करना, है ना, वो रिलीजियस एक ट्रेडिशनल तरीके से एक धर्म के माफिक मदद करना, और ये सब प्रक्रिया तो हम लोग करते ही आ रहे हैं हमारे समाज में, है ना। तो मतलब बेसिकली हमारे सोशल सिस्टम्स के अंदर हम लोग जो है वो ये काम करते आ रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि ये जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक प्रोसेस है जो अप्लाई करता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस टू अचीव सर्टेन गोल्स। सो बेसिकली सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूज करने का काम है वो है टू अचीव सर्टेन गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। सोशल पॉलिसी को सोशल एक्शन में बदलने का जो तरीका है उसमें हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि जब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें नॉलेज और स्किल्स, यहाँ अगेन जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड की बात करिए, तो यहाँ पे भी इन्होंने एम्फेसिस डाला, जोर डाला, नॉलेज और स्किल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इन्होंने लिखा है कि जो कोई भी इंसान जो है वो डील करता है नॉलेज ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, और जो दूसरी नॉलेज है वो सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द प्रोग्राम की। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक
एक शब्द हम लोग बोलते हैं पॉज्ड कॉर्ब। इसको आप लोग अभी लिख लीजिए, और ये आप लोग जब आप लोग सेकेंड ईयर में भी आप में ये पढ़ेंगे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन तो पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ेंगे। और जैसे ये वाली टर्म अभी मैंने यहाँ यूज किए, जो मैंने अभी शब्द बोले, ये पॉस्ट कॉर्ब एक टर्म है, POSDCORB। ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का जिस्ट एक सार है। मतलब जब हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं तो इन शब्दों का बहुत गहरा मतलब है। P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, CO stands for coordinating, R stands for reporting, B stands for budgeting. So post कॉर्ब, ये जो है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये इसी के ऊपर बेस है, मतलब इसी से चलता है। ये जो टर्म्स हमने यूज की, जो मैंने अभी शब्द यूज किए, सो बेसिकली ये सार है कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, है ना, कोऑर्डिनेटिंग, है ना, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का एक तरीका है, जिसके बेस पे हम लोगों को काम करना है। वो इसमें नहीं आगे लिखा हुआ, पर अभी मैंने जब पढ़ा था कि वन डील्स विद द नॉलेज ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड बजटिंग, है ना, तो यहाँ पे हमने इन शब्दों का यूज किया। लेकिन इसको एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने जैसे बोला कि अंग्रेजी में हम लोगों को आदत है पोस्ट कॉर्ब, POSD पोस्ट, CORB कॉर्ब, तो ये एक ही शब्द है, पोस्ट कॉर्ब, इकट्ठा लिखा होता है POSDCORB। जब भी आप लोग इसको सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं पे भी पढ़ना चाहेंगे तो इन शब्दों को हमेशा हर जगह एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है। यहाँ नहीं है ये, क्योंकि छोटा यूनिट है, यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, तो यहाँ इन्होंने इस टर्म को पूरा ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया है, बट स्टिल ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है। यहाँ लिखा है कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेफर करता है एक प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस टू इम्प्लीमेंट सर्टेन प्रोग्राम्स ऑफ सोशल वेलफेयर थ्रू सोशल एजेंसी in fulfilling their objectives and policy of the agency. So basically it is in a, यहाँ पे अभी हम चलो आगे पढ़ेंगे वो, इसमें लिखा कि सोशल वर्क डिक्शनरी डिफाइन करती है एडमिनिस्ट्रेशन इन सोशल वर्क एज ए मेथड यूज्ड बाय दोज जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनका काम है कि जिनको प्रशासन को देखना उनकी जिम्मेवारी है, ताकि वो डिटरमाइन कर सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, है ना, और वो क्या क्या यूनिट्स हैं, वो रिसोर्सेस कैसे इकट्ठा करेंगे, और जो काम जो है उसको किस तरीके से एलोकेट करेंगे, बांटेंगे, ताकि वो प्रोग्राम को अच्छे से कर पाए, और कैसे वो जो उनको जो काम करना है, जो उनकी एक्टिविटीज को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि जो उनका मेन गोल है वो अचीव कर पाए। उसके लिए उन्हें मॉनिटर करने की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि जो पूरा जो प्रोसेस है उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंगली काम किया जा सके। तो ये मैंने इसको कोशिश करी है कि इसको अपने ही तरीके से, जो इसमें एक ये पैराग्राफ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, उसको मैंने अपने तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की, जो कि यहाँ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो इसमें बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस डायनामिक प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी संस्था में ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत एक दिन पड़ती है और अगले दिन नहीं पड़ती। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने की जरूरत तो डेली डे टू डे यूज में हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये प्रोसेस है जो
एक सेट इनटू मोशन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश एक कॉमन पर्पस और गोल, है ना। ये तो है ही, एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पर्पस है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल सेट है उसको कैसे अकम्प्लिश करना है, अचीव करना है। तो आगे है कि रिसोर्सेस ऑफ पीपल एंड मटेरियल किस तरीके से हमें इकट्ठा करना है टू अचीव दैट कॉमन गोल। उसके बाद ये कहता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के जरिए ही हम लोग अपना गोल अचीव कर सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि इसमें जरूरत होती है एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडरशिप की। सो इन ए वे जो मैंने आपको वो शब्द बोले पोस्ट कॉर्ड, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन शब्दों का हम लोग इस्तेमाल अपने सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझाने में कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आप लोगों ने लिखा जो मैंने बोला पोस्ट कॉर्ड? मैं थोड़ा जी मैम, जी मैम लिख दी। उसमें किसी का छुटा तो नहीं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं उसकी ना मैम। बहुत अहमियत है उसको। ये जो शब्द हैं, जो पास्ट का जो शब्द हैं, इसको समझना, और वो क्योंकि आपको सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए ये जो शब्द हैं इनको एक्चुअली समझेंगे तो हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको समझ पाएंगे, है ना। तो ये शब्द हम लोगों को मदद करते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप लोग सेकेंड ईयर में, मैंने जैसे बोला, आप जाओगे तो जैसे वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ये आप पढ़ोगे तो वहां पे ये टर्म को, ये बेसिकली इसको जैसे स्कोप ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है तो वहां पे भी इसको जो है वो बताया गया है, समझाया गया है उसको इस तरीके से। हाँ, अच्छा, इसके बाद अब हम यहाँ पे इन्होंने सोशल एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्टडी जो किया, एक एग्जाम्पल दिया है ना, कि इन्होंने इसको एक तरीके से समझाने की कोशिश किया है। इन्होंने बोला कि एक सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे इन्होंने बोला कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि कंसर्न्ड है एक या दूसरे तरीके से एक पर्टिकुलर किसी इंसान की वेलफेयर के लिए। वो कहते हैं, मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि एक परिवार सेटिंग में, फैमिली सेटिंग में रहता है, तो उस परिवार में एक या दूसरा व्यक्ति या जो इकट्ठे कुछ लोग हैं, वो लोग सब लोग क्या चाहते हैं, उस बच्चे का फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ चाहते हैं, उसकी सेफ्टी चाहते हैं, उसका मॉरल या अदरवाइज, या उसकी जो होम एनवायरनमेंट है, या उसका एजुकेशन है, या उसके स्कूल की बाहर की कुछ एक्टिविटीज हैं, है ना, वो किस तरीके से वो अपनी लाइफ व्यतीत करता है, वो लोग उसको देखना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो लोग सब मिलते हैं, है ना, एक इस होप और एक इस इंटेंशन के साथ, एक इस नियत के साथ कि वो एक प्रोसेस जो है वो उसको डिस्कस करें एक दूसरे की मदद के साथ, कि वो प्रमोट कर सकें, वो एक उसका, उस बच्चे की जो चाइल्ड वेलफेयर है उसको लेकर के उसके ऊपर जो है ना, बिना किसी भी तरीके के कंपटीशन के, सिंपल तरीके से, और विद कोई भी उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई ऐसा इशू नहीं हो, वो काम करना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कनेक्ट होते हैं एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कहीं पे, जिसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। वो लोग जो किसी सोशल सर्विस से इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे उन्होंने बोला कि वो कौन कौन लोग उसमें जुड़े हुए हैं। ये जो मैंने अभी जो भी शब्द आप लोगों को बोले कि उस बच्चे से रिलेटेड जो अलग अलग तरह के इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, कि बच्चे की ग्रोथ हम एक टोटलिटी में चाहते हैं, और एक बच्चे के साथ, है ना, जो अलग अलग तरीके की चीजें हैं, अलग अलग तरीके की जो बातें हैं, उसमें जो हम लोग देखना चाहते हैं, है ना, हम उस बच्चे को पूरा उसकी जिंदगी में एक अच्छा वो देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है। तो उन्होंने एक सोशल सर्विस सेंटर को अप्रोच किया। अब जब उन्होंने वहां अप्रोच किया तो वहां पे कौन लोग हैं, तो वहां पे उन्होंने लिखा एक हेल्थ विजिटर है, एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, एक हाउसिंग ऑफिसर है,
जो कि एक स्कूल वेलफेयर ऑफिसर के जैसे है ना। एक उन्होंने बोला कि नेशनल सोसाइटी है जो कि प्रिवेंशन, जो रोक लगाने का काम करती है क्रुएलिटी अगेंस्ट चिल्ड्रन, है ना, कि बच्चों के साथ किसी भी तरीके का गलत काम नहीं होता, वो उसके ऊपर काम करती है ना। और कोई एक फैमिली केस वर्कर भी है वहाँ पे, कोई हेल्थ केस वर्कर भी है, एक सोशल सिक्योरिटी की यूनिट भी है। सो इस तरीके से वहाँ पे जो अलग अलग यूनिट्स हैं, जो सोशल सर्विस की हमने बात किया, वो अलग अलग यूनिट के जो लोग हैं जो डिफरेंट सेटिंग्स में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। सो ये सब, जब ये सब चीजों की हम बात करते हैं तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये मिल करके जो है वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाता है ना। सो ये सारा प्रक्रिया को जब हम माने तो ये उसके अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद हम दोबारा बात करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि इसमें लिखा है Dr. Pranigare, are you searching me? I am Dr. Pranigare, ma'am. Your camera is off. Are you? Madam, good evening. Yes, sir, good evening. Are you asking me something? Yeah, I thought, are you searching me and you are asking about something to me? No, I didn't. Thank you. I was speaking on my own with the students. Students are comfortable in Hindi? हाँ, हिंदी तो सब समझ ही रहे हैं, ये लोग बात करते हैं, बीच बीच में कुछ कुछ कोई बोलता है, ज्यादा तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत क्वेश्चन है। They are comfortable in Hindi. Which language? हिंदी में ही बोल रही हूँ मैं। इंग्लिश के तो कोई शब्द बोलती हूँ अपनी तरफ से, तो मैंने हिंदी में बहुत शब्दों को अपने पास हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। What I want to ask you, our students are comfortable with Hindi? They are, I feel they are comfortable. वो लोग मेरे से हिंदी में बात कर रहे हैं। Sure. If they are comfortable, we don't have a problem. Because they are वो बोलते नहीं है कि बोलने में उनको लगता है उनको अपनी लैंग्वेज आती है, लेकिन कोई मुझसे हिंदी में बात कर पा रहे हैं। They are Odia students, so I don't know, they can understood Hindi or they can understood better English. So according to the students' wish, you continue. Yeah. Continue, ma'am. Yeah. All right. Thank you. Yeah. हाँ जी, तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये इधर बात आ रही है कि जैसे रैशनल, पर्पसफुल और कंसिस्टेंट एंड ऑर्डिनरी टेक्निक्स जो हैं वो कुछ हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना, ताकि हम ऑब्जेक्टिव, केयरफुल और इम्पार्शियल तरीके से जो है इस मेथड को यूज कर पाए। सो ये इन्वॉल्व करता है प्रोसीजर की जो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है ऑफ अथॉरिटी है, वो अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या पब्लिक अकाउंटेबल है उनके साथ मिलके काम कर सकें। फिर यहाँ पे एक आगे बात की गई कि सोशल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि इंट्रोडक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन हो, एक एक्सपेंशन हो सोशल सर्विसेज की, ताकि वो सोशल पॉलिसीज वगैरह हम बना पाएं, सॉल्यूशन ऑफ सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में हम लोग काम कर पाएं, है ना। यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसमें सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। यू नो, व्हाई, व्हाट एंड हाउ, कोई भी स्थिति क्यों, कैसे और किस तरीके से आई, तो ये हम लोगों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सो दैट इज व्हाट दे हैव रिटन ओवर हियर, है ना। फिर यहाँ पे जब हिस्ट्री पे यहाँ पे थोड़ा सा बात की गई कि यहाँ पे इन्होंने बोला, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि सोशल वेलफेयर जो था वो अमेरिका में भी और यूरोप में भी, जो एलिजाबेथ पुअर लॉ आपको याद होगा हमने पहली क्लास में पढ़ा था, तो उस समय जो इंग्लैंड का समय था वो तब से हम लोग ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे टाउन में या लोकल कम्युनिटीज में भी वो भी लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ करके जो भी अनफॉर्चुनेट या जो डिसएडवांटेज्ड लोग हैं उन लोगों के लिए काम कर रहे थे। फिर इसमें ये भी कहा गया कि मोस्ट ऑफ द अदर, जैसे बिगिनिंग एंड सोशल वेलफेयर जो थी वो प्राइवेट इन नेचर है एंड दे इन्वॉल्व मोर फिलैंथ्रोपिक प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज। फिलैंथ्रोपिक मतलब वही लोगों की हेल्प करने वाले प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज।
इस तरीके का। फिर इसमें लिखा है कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मेथड had its beginning with the proceeding of meeting at National Conference of Charities and Correction। यहाँ पे लिखा कि इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन चैरिटी करेक्शन एंड फिलंथ्रॉपी इन 1893, मतलब इतना पुराना, उन्होंने सजेस्ट किया कि स्कूल शुड बी ऑर्गेनाइज टू ट्रेन वर्कर्स टू हेल्प गिव इफेक्टिव सोशल सर्विसेज टू दोज इन नीड। जिनको भी मदद की जरूरत है, जो भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हैं, तो उसके लिए जो भी वर्कर्स हैं, जो भी ये सोशल वर्क का कोर्स कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं, उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो इस पे काम कर सकें। फिर यहाँ पे भी मैरी रिचमंड का नाम आया कि मैरी रिचमंड ने भी इस पे काम किया। और फिर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, इसका भी हम लोग हर अपनी क्लास में जिक्र कर रहे हैं। चारों क्लासेस में हमने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की बात की। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो मूवमेंट है, उसने वहां भी हेल्ड हुआ एक टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जिसने नॉलेज और स्किल्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके ऊपर कंसंट्रेट किया, है ना, कि क्या नॉलेज और स्किल्स हैं जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से यूज कर सकते हैं, उसके बारे में वहाँ उस जमाने में भी बातचीत की गई। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा कि 1936 में पहले 1936 में भी एक पेपर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रेजेंटेड फॉर द फ्यूचर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, है ना, जो कि विच गेव स्पेसिफिक कंसिडरेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझ पाए, इसके ऊपर काम किया गया। फिर इन्होंने 1946 में भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोशल वर्क एक प्रोग्राम किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स थे उसको कंसीडर वहां पे भी करने की बात की गई। सो इस तरीके से इन्होंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया कि कैसे यूएस, यूरोप में, और फिर हम लोग उसमें अलग अलग जो मैरी रिचमंड है या पहले जो एलिजाबेथ पुअर लॉ था, उस जमाने से लेकर के हमने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काम करना अपने अपने तरीके से जो है उसको शुरू करने की कोशिश की गई। अब आता है फिर से इसमें एजम्पशंस क्या इन्वॉल्व है। एजम्पशंस का हिंदी में मीनिंग मान्यता या कल्पना दिया है कि क्या एजम्पशंस इन्वॉल्व है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो यहाँ लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल एजेंसीज इज द प्रोसेस ऑफ securing and transforming community resources, human and financial, into a program of community service, है ना। उसके बाद यहाँ पे बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन इन सोशल वर्क का जो कंसर्न है वो गोल फॉर्मेशन के ऊपर कंसर्न है, जिसकी बात हम लोग अभी अपना सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार कर चुके कि जो गोल फॉर्मेशन है वो हमारा बेस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना। इसका मतलब इन्होंने बोला कि जो एजेंसी इटसेल्फ, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिएशन एंड कंट्रोल ऑफ इट्स ओन डेस्टिनी। डेस्टिनी को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपका भाग्य, है ना। एंड कम्युनिटी प्लानिंग, बॉडीज एक्सरसाइज ओनली अ सेकेंडरी रोल, है ना। तो ये है। फिर आगे इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन इन सोशल वर्क इज कंसर्न्ड इन प्रोविजनिंग ऑफ द सर्विस। प्रोविजनिंग का मतलब प्रबंध करना ना, प्रबंध करना, सर्विसेज को किस तरीके से उसको प्रबंध किया जा सकता है, प्रोविजन किया जा सकता है सर्विसेज का। और एक उसमें बोला कि इसमें एक लॉजिस्टिक का मतलब साधन या क्या रसद लिखा हुआ है ऑफ द प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज ऑफ द पर्टिकुलर एजेंसी। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि ये न्यूट्रल एजेंट है। इसका मतलब ये क्रिएटिव लीडरशिप is needed in all phases of agency's operation, है ना। एजेंसी के हर तरह के ऑपरेशन में क्रिएटिव लीडरशिप की जरूरत है। ये इन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी यहाँ पे लिखा है कि इसका जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो है कि ये पूरा क्वालिटी चाहता है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन चाहता है, वो डेलीगेट करता है कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए अमंग द ग्रुप्स,
है ना। सो और कैसे उनका जो स्टाफ और कम्युनिटी है वो एक एग्जीक्यूटिव तरीके से मिलजुल करके एक प्रॉपर एटीट्यूड और एबिलिटीज के साथ वहाँ पे काम कर पाए। सो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का लिखा है कि ये इन्वॉल्व करता है क्रिएटिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। वो बेस है, वो स्टाफ भी हो सकता है, वो वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सो ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। फिर ये हमने जो पढ़ा, ये बेसिक जो एजम्पशंस थी उसके बारे में पढ़ा। अब वो बात यहाँ पे एक जगह है कि सोशल वर्क में इस मेथड का क्या यूज है। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशंस ऑफ सोशल वेलफेयर, है ना, एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल, लोकल, स्टेट, नेशनल and international issues in social welfare policy and social service delivery। मतलब बेसिकली सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमारे कम्युनिटी के अंदर ही क्या इश्यूज है समझ सकते हैं। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं बेसिकली पहले अपने कम्युनिटी में, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द हम लोग सोशल वेलफेयर में किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और हम लोग उसमें सोशल सर्विस डिलीवरी के लिए किस तरीके से काम करना चाहते हैं। सो ये डिपेंड करता है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि देर आर 7 कंपोनेंट्स, मतलब इन्होंने इसको बताने के लिए कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का यूज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, तो इन्होंने बोला कि 7 कंपोनेंट्स हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के जो हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा प्रॉब्लम ऑफ द इशू सिचुएशन, गोल्स, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर ये कहते हैं स्ट्रैटेजीज, गोल्स एंड टास्क। फिर उन्होंने बोला कि सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या है। फिर ये बोलते हैं नॉलेज, थ्योरी और रिसोर्सेस क्या है। फिर ये लोग बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्ट्रक्चर क्या है। फिर ये लोग लास्ट बोलते हैं इवेल्युएशन। सो अगेन इफ यू सी, जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो कहीं ना कहीं जब मैंने आपको पोस्ट कॉर्प के बारे में बताया तो हम इसको उसके साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि दिस इज हाउ the social welfare administration is related with the community organization setup also। अब इसमें लिखा है स्कोप एंड रेलेवेंस, है ना। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उनका साइज ऑफ वेलफेयर सर्विसेज है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। तो जो सोशल वेलफेयर सर्विसेज हैं वो इंक्रीजिंगली बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। तो उसके लिए ज़रूरत है कि जो लोग हैं जो उनकी कॉम्पिटेंट है, उनकी नॉलेज, एबिलिटीज और जो स्किल्स है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो इफेक्टिवली जो सर्विस डिलीवरी है उसके लिए उसको यूज कर सकें। सो ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि 3 मेजर गोल्स हैं जो कि बताए गए काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन के द्वारा, CSWE जिसका नाम है काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन। हाँ, सो काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन के द्वारा 3 मेजर गोल्स उन्होंने बोले। तो ये एक ही चीज को इन्होंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि all students should have knowledge concerning administration to use in their direct entry position। कि एडमिनिस्ट्रेशन की समझ हम मतलब जो है कि जरूरत जो है वो एंट्री पोजीशन पे भी है। जब हम किसी भी संस्था में एडमिट हो रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो हमें उसको उस समय भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आने की जरूरत है। और अदरवाइज जैसे इन्होंने लिखा है कि all students should have enough knowledge of administration to allow them to move from डायरेक्ट प्रैक्टिस इनटू लेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। मतलब पहले तो आप एक संस्था में काम करने के लिए घुस गए, तब अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखा, बट धीरे धीरे आपको
जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको समझने की और उसमें काम करने की जरूरत है। उसके बाद ये तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि स्टूडेंट जो है वो चूज टू स्पेशलाइज इन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, उनको एक्वायर करने की जरूरत है, उनको लेने की जरूरत है नॉलेज और स्किल्स टू अलाउ देयर एंट्री पोजीशन टू बी इन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है, तो उनको नॉलेज और स्किल्स की जरूरत है जो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो है उसको यूज कर पाए। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो विद दिस हम लोगों का सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिट है वो खत्म होता है। आई होप इट इज ओके विद ऑल ऑफ यू। ठीक है सबके लिए? ठीक है, कोई बोलता नहीं है तो मुझे थोड़ा सा लगता Yes, है ma'am. कि पता नहीं। हाँ, थैंक यू बसंता। मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप में से कोई भी कुछ बोलता है तो आई रियली लाइक इट। अब जो हमारा यूनिट है वो मतलब इवन अगर आप मुझसे भी पूछो तो मैंने अब जो हम यूनिट में बात कर रहे हैं, हम अब सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमने कल और आज की जो क्लास थी उसमें हमने 6 मेथड्स जो हैं सोशल वर्क के उनको पढ़ लिया। कल हमने तीनों प्राइमरी मेथड्स को पढ़ लिया और आज हमने अभी तक 3 जो हमारे सेकेंडरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क हैं उनके बारे में बेसिक्स जो थे उसको समझने की कोशिश की। कुछ कुछ बेसिक्स आपको समझ आया होगा, मैं नहीं कहती कि बहुत कुछ आप लोगों ने समझ लिया होगा, बट बेसिक थोड़ी सी कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी आप लोगों को आज की क्लास से मेथड्स जो सेकेंडरी मेथड्स हैं उनके बारे में मिली होगी। अब जो हमारा टॉपिक है वो एक अलग सा टॉपिक है, वो मेथड्स से हटके एक अलग है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस यूनिट का नाम है जनरलिस्ट प्रैक्टिस। जनरलिस्ट प्रैक्टिस का मैंने हिंदी में डिक्शनरी से मीनिंग देखा तो उसमें लिखा था सामान्य प्रैक्टिस, सामान्य रूप से सामान्य प्रैक्टिस शब्द उसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो अब इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं इससे हम लोग क्या कितना समझ पाते हैं। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है वहां पे बताया कि जर्नलिस्ट जो सोशल वर्क है ना, ये जो सामान्य शब्द जो मैंने इसका हिंदी मीनिंग देखा डिक्शनरी से, हाँ, उसको डिस्क्राइब किया जो एनसाइक्लोपीडिया। आई होप आप लोग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क मतलब एनसाइक्लोपीडिया समझते हैं क्या होता है। एनसाइक्लोपीडिया बेसिकली हर सब्जेक्ट का होता है। एनसाइक्लोपीडिया होता है कि एक उसको हिंदी में विश्व कोश बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर एक 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 डिक्शनरी जो कि वर्ड के की जो से रिलेटेड पूरी जानकारी जो है उस एक किताब में होती है। सो एनसाइक्लोपीडिया जो है वो सोशल वर्क का भी बना हुआ है। हाँ, सो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क मतलब जो विश्व कोश जो पूरे वर्ल्ड की सोशल वर्क से रिलेटेड नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो उस किताब में है। सोशल वर्क का एनसाइक्लोपीडिया उसको बोला जाता है। सो एनसाइक्लोपीडिया में ये जो टर्म है जर्नलिस्ट सोशल वर्क जो टर्म है इसको समझाया गया है। तो यहाँ इन्होंने बोला, सबसे पहला जो बात बोली गई कि इसमें बोला गया हैविंग फोकस दैट इज इक्वली अटेंटिव टू पर्सन एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि फोकस करना मतलब एक उस पर विचार करना, देखना, जो कि जो सचेत करना कि एक इंसान और उसकी एनवायरनमेंट से कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ उसका मतलब उसमें दिया गया कि इन्वॉल्विंग एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होना जो बिगिन करता है एक यूनिक सिचुएशन को ऑफ द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है ना, जो भी एक इंसान है जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं, और उसके साथ एक हम एप्रोप्रिएट एक सही मायने में एक तरीका, कोई एक थ्योरी जो है उसको यूज कर पाए समझने के लिए उसकी सिचुएशन को, और उसको कैसे अप्लाई करें कि उसकी सिचुएशन का समाधान निकाल पाए, मतलब इंटरवीन करें और क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करें, यूज करें कि हम उसको मदद कर पाए। फिर तीसरा ये कहता है एक कमिटमेंट टू मैक्सिमाइज करना ह्यूमनिज्म, मतलब एक इंसानियत, डेमोक्रेसी
और एक क्लाइंट एम्पावरमेंट, है ना, जब हम इस प्रैक्टिस को यूज करें। सो इस तरीके से इन्होंने इस भाषा में यहाँ पे समझाया है कि जर्नलिस्ट सोशल वर्क क्या होता है ना। बेसिकली इट इज अ कंसेप्ट जो जनरलाइज कर दिया कि हम सोशल वर्क प्रैक्टिस को जनरल, डिपेंडिंग कि कोई भी क्लाइंट है उसकी क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है, उसको एक अपने तरीके से कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहीं पे गूगल सर्च करने के बाद कहीं से मैंने ये जर्नलिस्ट सोशल वर्क का एक डेफिनेशन निकाली, एक मीनिंग निकाला, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसमें लिखा है कि सोशल वर्कर जो है उसका एक लेविश, एक एक्लेक्टिक वर्ड उसमें डाला गया है जिसका हिंदी मीनिंग मैंने देखा उदार, हाँ, कि हैज एन एक्लेक्टिक थ्योरेटिकल, एक थ्योरेटिकल बेस है जो कि यूटिलाइज करता है एक फ्रेमवर्क को कि वो असेस कर सके कि वैरायटी ऑफ पॉइंट्स, कि किस तरीके से वो डिफरेंट तरीके के जो पॉइंट्स को यूज करके हम पॉसिबल क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, है ना, कि किसी की भी कोई समस्या है, किसको हम उसको थ्योरेटिकली समझते हुए क्या क्या एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए कि क्या क्या हम अलग अलग पॉइंट्स को यूज करके किस तरीके से इंटरवीन कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो सोशल वर्कर है वो गाइडेंस ऑफ प्लान्ड चेंज जो है वो कर सकता है थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, है ना। तो सोशल वर्कर जो है वो जो है लोगों को गाइड कर सकता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के जरिए, है ना। और सोशल वर्कर जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है प्रॉब्लम जो है वो किसी के साथ भी अकर कर सकती है, वो इंडिविजुअल लेवल पे भी, ग्रुप के लेवल पे भी, कम्युनिटी के लेवल पे भी, फैमिली के लेवल पे भी। सो दे सेड कि सोशल वर्कर जो है वो प्रॉब्लम को समझ सकता है इंडिविजुअल, ग्रुप, फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल। तो किसी भी लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझ करके और उनको समझ के उनकी प्रॉब्लम को जानने के बाद उनके तरीके से उनके साथ काम कर सकता है। उसके बाद एक और चीज जो मैंने देखी, जो लिखी थी कि वो प्रमोट करता है ह्यूमन वेलबींग, है ना, और वो अप्लाई करता है प्रिवेंटिव, रोकथाम वाले तरीके और इंटरवेंशन मेथड्स को यूज कर सकता है सोशल प्रॉब्लम्स जो इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी लेवल पे जो अलग अलग तरीके से जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने के लिए, है ना, बेसिकली ह्यूमन वेलबींग को समझने के लिए वो अप्लाई कर सकता है प्रिवेंटिव मेजर्स भी और इंटरवीन करने वाले तरीके भी, ताकि जो सोशल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटी लेवल पे हैं उनको समझ के जो है उनको मदद कर सके। वो एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके और क्रिटिकल थिंकिंग को अपना करके वो लोगों की जो है वो मदद कर सकता है। सो ये जो डेफिनेशन, ये जो मैंने अभी आपको जर्नलिस्ट सोशल वर्क के बारे में बताया, ये मैंने कल आप लोगों की आज क्लास थी तो कल शाम को मैंने जर्नलिस्ट सोशल वर्क को समझने के लिए ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया इसको मैंने पढ़ के समझ के मुझे लगा कि मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन कर पाऊं। अब ये जर्नलिस्ट जब हम ये इसकी बात करते हैं सोशल वर्क की, तो यहाँ पे ये बात करता है दो थ्योरीज की। पहली थ्योरी है जनरल सिस्टम थ्योरी, है ना, और दूसरी थ्योरी है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जिसको लाइफ मॉडल का नाम भी दिया हुआ है। तो पहले है जनरल सिस्टम थ्योरी। तो जनरल सिस्टम जो थ्योरी है उसमें इन्होंने बोला कि जैसे एक फैमिली यूनिट है या कोई स्मॉल ग्रुप है, जैसे सोशल वर्क के अंदर हम बात करते हैं तो फैमिली रूल्स जो होते हैं वो कई बार बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। कई बार वो परमिट नहीं करते हैं कि जैसे वो कि किसी दूसरे के साथ आप इंटरेक्ट करो या किसी से बातचीत करो, वो आपके पड़ोसी हैं, वो आपके दोस्त हैं या आपकी कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, तो ऐसी बाउंड्री को हम लोग क्लोज्ड बाउंड्री की बात करते हैं, है ना। तो उसमें एनर्जी, जो हम लोगों की एनर्जी है वो पास होने का तो कोई तरीका ही नहीं है। फिर कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन है, आपको पड़ोसियों से बात करनी है, फैमिली में बात करनी है, बाहर निकल के कम्युनिटी के अंदर बात करनी है, तो वो अलाउ करते हैं। सो वो सिस्टम कहलाता है ओपन, है ना। ओपन होता है वहां पे कि फ्री फ्लो है, उसमें आपकी एनर्जी जो है उसको पास थ्रू होने का पूरा चांस है। आप अपना लोगों से
और वो जो तरीका है ये हो जाता है कि वो म्यूचुअल हेल्पिंग प्रोसेस बन जाता है ना। वो एक फैमिली सिस्टम को स्टेबल बनाने का काम करता है जब आपको एनर्जी फ्लो करने का मौका मिलता है। सो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना। तो आगे इन्होंने लिखा कि बहुत बार इस तरह की जो डिग्री टू विच इट परमिट्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टू पास थ्रू, ये डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ इंटरचेंज अक्रॉस द बाउंड्रीज मेकिंग अ सिस्टम। कई बार वो ओपन या क्लोज सिस्टम है तो ये उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को काम करने का बताता है। एनर्जी भी, एनर्जी जैसे क्लोज सिस्टम में तो एनर्जी बिल्कुल ही नहीं निकल के आ रही है बाहर, और ओपन सिस्टम में हमारी एनर्जी को ग्रो करने का मौका मिलता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सोशल वर्कर्स जो हैं वो चूज करते हैं थ्योरी एंड मेथड, दैट इज मतलब इसमें ये जो जनरल सिस्टम थ्योरी है इसमें सोशल वर्कर चूज करते हैं थ्योरी और मेथड जो कि बेस्ट सूटेड है जो एक सिचुएशन है उसमें, है ना। और एक सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नहीं, जो उस सिचुएशन के लिए बेस्ट सूटेड है तो वो उस तरीके से काम करते हैं, है ना। इसमें है कि सोशल वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन बोथ इंडिविजुअल चेंज के लिए भी, सोशल पॉलिसी और सोशल एक्शन में बदलाव लाने के लिए भी वो जनरलिस्ट सोशल सिस्टम जो है उसको यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसको इन्होंने लाइफ मॉडल का भी नाम दिया है, इसमें ये बात करते हैं कि इसमें बेसिकली जो है कि इसमें जो लोग और एनवायरनमेंट है वो लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके से वो एक दूसरे को अडॉप्ट करते हैं उसके तरीके से ये काम करते हैं। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने बोला कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, तो वो स्ट्रेस से बाहर आने के लिए वो किस तरीके से इस मॉडल में काम कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये जो लाइफ मॉडल है ये एम्फेसाइज करता है कि जो स्ट्रेस होते हैं किसी भी सिचुएशन में, जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं सिचुएशन को एक इंडिविजुअल की। कई बार जो इम्पोर्टेंस है वो हमको देनी पड़ती है स्ट्रेंथन करने को एक इंडिविजुअल के लिए, कि वो कुछ ऐसे स्किल्स को अडॉप्ट कर सके और वो कोई ऐसे सोशल डिफेंस मैकेनिज्म को इन्वॉल्व कर सके ताकि वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जो है वो मूव कर पाए। फिर इसमें लिखा कि इसी में ये लिखा कि ये एक जो है ट्रांजैक्शन है ना, बहुत वो कंपाउंड तरीके का है। इसमें इन्होंने कुछ फेजेस, 3 फेजेस की बात की। इन्होंने बोला कि जो इनिशियल फेज है उसमें सोशल वर्कर ट्राई करता है कि थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम का क्या किस वजह से वो थ्योरी मतलब बेसिकली क्या बेस है उस प्रॉब्लम का थ्योरेटिकल, उसको समझ के वो एक रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ बना सकता है। तो प्रॉब्लम्स जो है उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को देखते हैं कि क्या रिसोर्सेज होंगे और एक टाइमलाइन डिसाइड करते हैं जिस टाइमलाइन के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, है ना। और फिर जो दूसरा फेज होता है उसमें जो सोशल वर्कर है वो रोल प्ले कर सकता है फैसिलिटेटर, टीचर या एनेबलर का। फिर तीसरा जो आता है वो आ जाता है टर्मिनेशन फेज। तो टर्मिनेशन फेज का मतलब आपको सेपरेट होना है, आपको अपने क्लाइंट से अलग होना है, कोई भी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई उसको आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। सो ये जो 3 फेजेस दिए गए जो कि एक हेल्पिंग प्रोसेस है लाइफ मॉडल के अंदर। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ एक टाइम शॉर्ट है तो मैं डिटेल में आई थिंक नहीं जा पाऊंगी, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा। तो बेसिकली यहाँ पे एक मैं आप लोगों के साथ जो थोड़ा सा समय है इसमें ना वैरायटी ऑफ रोल्स प्लेड बाय अ सोशल वर्कर है। जब हम जर्नलिस्ट सोशल वर्कर की बात करते हैं कि बहुत से वो मेथड्स यूज करता है इन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज को एट डिफरेंट लेवल, है ना। तो उनको अलग अलग तरीके के रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हैं किस तरीके के रोल प्लेयर की जरूरत है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो रोल्स को प्ले करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रोल्स बता रखे हैं जो हम लोग एज ए सोशल वर्कर प्ले कर सकते हैं। सो सबसे पहला इन्होंने बोला एनेबलर। एनेबलर का मतलब जो वर्क विद इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू आइडेंटिफाई उनकी नीड्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या रिसोर्सेज हैं,
क्या उनके लिए अप्रोप्रिएट है उस सिचुएशन में, उसके अकॉर्डिंगली काम करना। ब्रोकर का मतलब कनेक्ट विद क्लाइंट्स इन नीड ऑफ द रिसोर्सेज इन द कम्युनिटी, और उनको अवेयर करवाएं कि वो उनके लिए क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। थर्ड है एडवोकेट, तो किस तरीके से वो एडवोकेट कर सकता है कि वो एक अपनी सिचुएशन के साथ फाइट कर करके क्या उस सिचुएशन का किस तरीके से हल निकाल सकते हैं। चौथा एक्टिविस्ट का रोल है ना, तो वो एज एन एक्टिविस्ट रोल प्ले कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन और नेगोशिएशन टेक्निक्स यूज करके। फिर है वो मेडिएटर का रोल प्ले कर सकता है कि कोई भी डिस्प्यूट है तो वो उसको रिकंसाइल करने के लिए, अगर कोई डिफरेंसेस आ गए हैं तो उसको कैसे रिकंसाइल किया जा सकता है, कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो वो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है। फिर वो नेगोशिएटर का रोल प्ले कर सकता है ना। और उसके बाद मैं अभी आई थिंक इनको सिर्फ बोल देती हूँ, इनको आप लोग ध्यान से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, तो ये जो रोल्स प्लेड बाय ए सोशल वर्कर इन जर्नलिस्ट सोशल वर्कर की प्रैक्टिस में है, तो इफ यू नो कि ये अलग अलग तरह के रोल हम लोग प्ले कर सकते हैं, तो कई बार आपके आंसर को लिखने में ये हेल्प कर सकते हैं। तो नेगोशिएटर के बाद रोल आ रहा है इनिशिएटर, जो लाइट प्ले करता है एग्जिस्टिंग कैसे पोटेंशियल को प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए। कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले कर सकता है, रिसर्चर का रोल प्ले कर सकता है, ग्रुप फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकता है, पब्लिक स्पीकर रोल प्ले कर सकता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स जो कि एक जो सोशल वर्कर है वो जर्नलिस्ट सोशल वर्क प्रैक्टिस में यूज कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट एक यहाँ आप लोगों से बात करना चाहूंगी। एक इन्होंने बताया है कि इंडिया जैसे रिच है डाइवर्सिटी में, रिलीजन्स बहुत हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल के लोग रहते हैं, अलग तरह की हमारी ज्योग्राफी है, कास्ट सिस्टम है, कल्चर है ना। तो हमारी कोई एक अप्रोच से हम लोग अलग अलग सिचुएशन में काम नहीं कर सकते, है ना। तो अलग अलग हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग सिस्टम, अलग अलग प्रैक्टिसेस चलती हैं। तो यहाँ इन्होंने एक बात बोली कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जर्नलिस्ट फाउंडेशन जो है एक स्पेशलाइज्ड जो टेक्निक्स है उसको यूज करें, एक एप्रोप्रिएट मतलब जो एक एप्रोप्रिएट टेक्निक को यूज किया जाता है उसको यूज करके एक प्रॉब्लम का, एक जो प्रॉब्लम है उसको यूज करें। यहाँ इन्होंने बताया है, इसको समझाया है, एक वुमेन है ना, जो कि उसकी वो जो है अपनी प्रॉब्लम्स को उसको मैरिटल थेरेपी में, मतलब शादीशुदा जिंदगी से रिलेटेड उसको थेरेपी चाहिए, तो वो इजीली बाहर नहीं आ रही है, ओपनली अपनी बात को डिस्कस नहीं करना चाह रही है। एक थेरेपी जब चल रही है तो वहां पे वो एकदम से वो नहीं बोल पा रही है, बट वो कंफर्टेबल है एक ग्रुप ऑफ वुमेन में। अगर औरतों का ग्रुप है तो वो वहां पे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए कंफर्टेबल है, बात कर सकती है। तो सोशल वर्कर जो है वो जर्नलिस्ट फाउंडेशन जो है उसको अप्लाई करके, है ना, अपने स्किल्स अपनी वैल्यूज को अप्लाई करके, तो एक एप्रोप्रिएट सिचुएशन को समझते हुए उस हिसाब से वो उससे बात करते हैं, है ना। तो वो मैरिटल थेरेपी की जो टेक्निक्स है वो कपल के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल थेरेपी के माध्यम से भी उसको यूज कर सकते हैं उस औरत के साथ। और अगर जैसे उसको वो औरत ग्रुप में, औरतों के ग्रुप में कंफर्टेबल है, तो वो उस ग्रुप वर्क मेथड को भी यूज कर सकते हैं उसकी सिचुएशन को समझने के लिए, जहां पे वो ओपनली आकर के अपनी बात कर सके। ठीक है, तो ये एक इन्होंने बताया। उसके बाद एक उन्होंने बोला कि कई बार जैसे सोशल वर्कर हैं वो बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं डिफरेंट कल्चर्स को ध्यान में करते हुए, है ना, उनको अलग अलग तरीके के स्किल्स यूज करने पड़ सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि एक यंग गर्ल चाइल्ड है, वो अगर टेम्पल में दी गई है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, देवदासियों वाले सिस्टम में, है ना, तो सोशल वर्कर को बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा कि ऐसी अगर एक्टिविटी कहीं पे हो रही है तो बच्चे के राइट्स हैं, गर्ल चाइल्ड के अपने राइट्स हैं, तो उस
चीज को समझने के लिए उसको मैक्रो लेवल पे, जो मैक्रो लेवल की हमने बात की, तो उसको मैक्रो लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो हमने सोशल एक्शन की बात की, तो हमें उसको सोशल एक्शन की टेक्निक्स को भी यूज करना पड़ सकता है कि क्यों एक लड़की को, एक छोटी लड़की को प्रोस्टिट्यूशन में क्यों दिया जा रहा है, तो हम उसमें आवाज उठाने के लिए सोशल एक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो अलग तरीके से, तो मैक्रो लेवल पे, यहाँ पे इन्होंने लिखा कि मैक्रो लेवल पे हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी सोशल वर्कर को, है ना। वो फैमिली को भी सेंसिटाइज करेगा, वहां के लोगों को भी सेंसिटाइज करेगा, कम्युनिटी को भी सेंसिटाइज करेगा, और उसके कल्चर में कि इस तरीके से हम लोगों को ये प्रैक्टिस को जो है ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। फिर आगे इन्होंने बोला जैसे यंग गर्ल्स इन इंडिया जो है वो पेरेंट्स और ब्रदर्स से जो है के लिए ही काम करती रहती हैं। वाइफ जो हैं वो हस्बैंड्स के साथ और फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ रहती हैं, लेकिन जो एल्डरली वुमेन हैं, बड़ी औरतें होती हैं, उनको अपने बच्चों की देखभाल करने का और सारा इसी तरीके का काम किया जाता है। जो लोअर स्टेटस रहने वाली औरतें या लड़कियां होती हैं, उनको हर समय जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को देखते हुए ध्यान हर समय देना पड़ता है, ऐसे इश्यूज पे काम करना पड़ता है। तो इन सब चीजों में हमारी जो ये जर्नलिस्ट सोशल वर्क की जो अप्रोच है उसको यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे है कि एक स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क नीड्स टू हैव डिफरेंट स्किल्स टू वर्क विद क्लाइंट्स इन अर्बन एरियाज एंड रूरल सेटिंग। सो जर्नलिस्ट सोशल वर्कर फ्रॉम एन अर्बन सेटिंग जो है उसको एक डिफरेंट स्किल्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ, अगर वो विलेज सेटिंग में जाता है या वो सिटी सेटिंग में रहता है ना। जो कई बार होता है कि वन कैन नॉट बी टू डायरेक्ट, वो जो आदमी लोग हैं वो विलेज में हैं तो उनके साथ बिल्कुल डायरेक्ट आप बातचीत नहीं कर सकते, आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ हर चीज को ध्यान में रख करके उन लोगों के साथ बात करनी पड़ती है। सो कई बार सोशल वर्कर जो है वो बेटर काम कर पाते हैं कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के साथ अगर विलेज सेटिंग में है, या कई बार वुमेन ग्रुप्स के साथ जो है वो और अच्छे से काम कर पाते हैं। सो आई थिंक ये बेसिक इन्होंने जर्नलिस्ट जो हमने सोशल वर्क प्रैक्टिस है उसके बारे में पढ़ा। तो आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो किसी के मन में कोई सवाल इस जर्नलिस्ट सोशल वर्क प्रैक्टिस के बारे में, या कोई और बात मुझसे करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास भी है और आई थिंक इसके बाद अभी हम लोग दोबारा तो जल्दी से मिलने वाले तो नहीं है। थैंक यू मैम। अगर किसी के मन में कोई बात मुझसे कुछ बात करना चाहे, बोलना चाहे, कहना चाहे तो आप लोग कह सकते हैं। कोई मैम भी मुझे अच्छा लगेगा। मैम आप 1990 में MSW कोर्स किए हैं, हाँ तो इस लाइन में तभी कैसे आप मोटिवेट हुए? देखिए, क्योंकि MSW तो मैंने 90 में पास आउट किया और तब से तो मैं काम ही कर रही हूँ, जॉब में रही हूँ, अलग अलग जगह नहीं, काम किया, नहीं, वो सब मैंने आपको बताया। वो बात और नहीं मैडम, पढ़ने और के लिए जब 2015 से मैं इग्नू के साथ अटैच्ड हूँ। इग्नू के साथ मैं 2015 से अटैच्ड हूँ, और बट दिल्ली में ही रह करके, दिल्ली में ही जो एक या दो कॉलेजेस के साथ अटैच्ड हूँ, तो वो लोग जो है वो मुझे मतलब मोस्टली मैं MSW के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा रहती हूँ, बट BSW के भी वो लोग कई बार अटैच कर देते हैं तो उन लोगों को भी देख लेती हूँ। सो 2015 से मतलब 8 साढ़े 8 साल हो गए मुझे इग्नू के साथ अटैच हुए। सो इग्नू के जो MSW स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों को मोस्टली फील्ड वर्क के लिए गाइडेंस देना, समझाना, या कोई कोई सब्जेक्ट की क्लासेस अगर वो मुझे देते हैं तो वो मैं लेती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये करती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। अगर कुछ ये होगा तो हम मैसेज करेंगे, आप जो नंबर हमने रखे हैं हाँ, मैंने आपके। आप लोगों को अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर तो फर्स्ट क्लास में ही शायद दिया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है फर्स्ट थी या सेकंड हाँ, थी। सेकंड क्लास में ले वो लिए थे हाँ, हम तो आपसे। वो मैंने आपको आप लोगों को दे दिया था। सो माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल। आप लोगों को सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और थैंक यू गॉड मैम। ब्लेस यू ऑल, और सबकी लाइफ अच्छे से आप लोग अपना आगे बढ़ो। सो होप कभी हम मिलेंगे दोबारा किसी फोरम पे, कहीं पे दोबारा मुलाकात होगी हमारी। हाँ थैंक ठीक है। यू। यस मैम। जी मैम। मैडम हाँ जी, मैडम एक बार आपका नंबर दीजिए।
मेरा नंबर आप फ्रेंड्स के पास तो होगा। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं क्योंकि मैं अभी तो ये ग्रुप से तो निकलने वाली थी। मैं लिख देती हूँ दोबारा, पर मैंने ये बोला है कोई भी मुझे फोन मत करिए, मैसेज करिए, नहीं और मैम। मैसेज का जवाब मैं हमेशा देती हूँ। तो मैंने ये लिख दिया है नंबर, ये नंबर मैंने लिख दिया है मेरा। अगर किसी को मुझसे कोई बात करनी है तो मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिए, और मैसेज करके आप अपना बता दीजिए आप कहाँ से कौन है, और आपको बात करनी है तो मैं टाइम दे दूंगी बात करने के लिए, ठीक है? ठीक है, नमस्ते मैम, थैंक यू। हाँ, नमस्ते मैम। ऑल राइट, ओके, नमस्ते। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, या थैंक यू सो मच। बाय 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 एवरीबॉडी, बाय 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 बाय। प्लीज नंबर मुझे दीजिए, नंबर नहीं आए है मैडम का। प्लीज कोई मुझे नंबर दीजिए मैडम की। प्लीज मुझे कोई मैडम जी का नंबर दीजिए। सर जुम्मा जुम्मा की गा ओके, थैंक यू। क्या? यस यस। कुछ आवाज नहीं आ रही है आपका। ओके, ठीक है ठीक है, मैं चार्ट में ले ली हूँ। You have joined the call. There is one other person in the call. Your camera is on. Your microphone is on. Your hand is lowered. This call is to Classroom 2RZ. This call is being recorded. Button collapsed.
classroom to hit button. Apply visual more options button menu for enter. More options button menu. Press space to activate the menu. Then navigate with arrow keys. More options menu. Show it. Minimize 2 of 3 frame 3. Minimize 2 of show the title 1 of 3. Minimize 3 frame 2. Minimize show the title 1 of 3. Minimize to 3 frame 3 of 3. Tab, leaving menus, me dash QFK tab, turn off camera left parent control tab, turn on cap tab, set the reaction tab, present now but tab, raise hand left tab, more options button menu tab, leave call button tab, meeting details toggle but tab, show everyone toggle tab, chat with everyone toggle button to tab, activities tab, post control tab, this page is accessing your camera and tab, customizing tab, this call is being recorded button collapse to tab, hit button to tab, apply visual tab, more options button menu, enter, more options menu, show the title 1 of 3, to minimize 2 of 3 frame 3 of minimize 2 of 3 enter leaving menus you are still sending your video to others in the meeting close button you are still sending your video close button enter meet dash qfk dash xp meet dash qf this call is being recorded button to classroom 2 hours z expand button msw turn off mic turn on cap center react present now raise hand left parent more options button menu to leave call button meeting details talk leave call button. More options button menu enter. More options button menu. Press space to activate the menu. Then manage recording 2 of 12. Enter. Leaving menus. More options button menu. Press space to heading level 2. Your video call with a recording will be saved in class. Select the language for select the language combo box to turn off. Also stop recording button. Enter. Stop recording button to activate. Press enter. Stop recording this meeting. The recording will be saved in meeting organizers Google Drive. Stop recording button to activate. Press enter.